ये बताइए, ये एयरफोर्स में इतने साल जॉब करने के बाद इतनी हिम्मत बची थी कि पढ़ने का था मतलब जज्बा है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं हाँ, ना। पढ़ तो नहीं पाते हैं। जब मैं निकल रहा था तब भी लोग कह रहे थे कि क्या करोगे जाके, कि एक ही चीज़ को आप एक ही मटेरियल लीजिए, किसी भी चैनल का लीजिए जो अच्छा हो। जैसे मैं तो कहूँगा कि आप इसी चैनल का लीजिए और उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। मेंस में मैं बता रहा हूँ, मैं पर डे मतलब 30 से 40 पेज में उठते ही पहले लिखने लगता था। अच्छा, मतलब हैबिट बनाने के लिए। किस मीडियम से आप थे वैसे पढ़ाई पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से किया, और जो ये आंसर राइटिंग वगैरह लेकिन आंसर राइटिंग मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था। क्योंकि हिंदी थोड़ा सा अगर आप देखें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया है, लेकिन मैंने लिखा इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। एसडीएम आप जैसे 2022 में सिलेक्ट हुए, कितने दिन बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिल गई? हम लोग की ज्वाइनिंग तो बहुत अच्छे समय पे हो गई थी। तो एसडीएम की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, कहाँ होती है, थोड़ा बताइए, लोग बड़ा जानना चाहते हैं सब चीज़ें। तो मैं सबको व्यूअर्स को आपके बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग इसकी आपकी उपाम में, लखनऊ में होती है, अलीगंज में। तो ये जो 1 साल का लगभग पीरियड है, ये क्या सिखाना चाहते हैं वो लोग? 1 साल में एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है एसडीएम्स के लिए वो है यूपी रेवेन्यू कोड। इस जॉब को मतलब आप जब जैसे अभी सर्व कर रहे हैं तो एंजॉय आता है डेली, मतलब एक नया चीज की, हाँ भौकाल है, पावर है, हर जगह आप जा रहे हैं, हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, अच्छा लगता है तो? नहीं, अच्छा तो लगता ही है। और देखिए, इसी के लिए तो आदमी मेहनत कर रहा है। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर रहना पड़ता है, हर जगह मतलब एक आदर्श। हाँ, आदर्श की तरह रहना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं पंकज मिश्रा जी, जो कि यूपी पीसीएस 2022 में एसडीएम की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। रैंक थी इनकी 34 और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के काफी रेगुलर छात्र रहे हैं। करंट अफेयर पूरा इन्होंने पढ़ा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एसएस डेली क्विज के 2 साल 2.5 साल तक आपने लगातार जो है करा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार सिक्का जरा अगर आप हो सके तो ऐसे करके कर। अच्छा, जी जी, ठीक है। ये सिक्का चलता रहे सीएस का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिक्का चलना चाहिए जी जी, और सिक्का चलेगा भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। फाइनली आप आज एक्चुअली पंकज जी कानपुर में आए थे अपने किसी काम से, अर्जेंट में एकदम जो है ये पॉडकास्ट हो रहा है। अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, स्कूलिंग कहाँ से करी, ग्रेजुएशन कैसे किया, क्या क्या किया, मतलब एक बेसिक बैकग्राउंड। पहले तो ज्ञान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके इस मंच पर उपलब्ध हूँ। और ये सब आपके चैनल की प्रेरणा और आपकी प्रेरणा से संभव हुआ कि मैं यहाँ कानपुर में आपके इस स्टूडियो में उपस्थित हुआ हूँ, और इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और मैं सब व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मेरा घर बस्ती है जी। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। और 12th करने के बाद मैं एयरफोर्स में चला गया था। एयरफोर्स में मैंने 20 साल वहाँ पे सेवा दी, 2001 से 2021 तक। और उसके बाद 21 में रिटायरमेंट के पश्चात फिर मैं तैयारी में जुट गया, और 2022 में फिर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे एसडीएम के पद पर हो गया। अभी मैं अमेठी में पोस्टिंग हूँ। अच्छा, एक चीज मैं और जो है बताना चाहूँगा कि पंकज मिश्रा जी ये एक्चुअली एयरफोर्स से सार्जेंट थे, तो ये एक्स सर्विसमैन है। तो कई सारे जो लोगों को लगता है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, कि भाई एक्स सर्विसमैन कभी एसडीएम नहीं बन सकता। ये एसडीएम ही है, और शायद ये पहले एसडीएम थे आप जो उत्तर प्रदेश के पहले एसडीएम। जी जी जी। एक्स सर्विसमैन में सबसे पहला एसडीएम मैं ही हूँ। तो एयरफोर्स में कितने साल? एयरफोर्स में मैं 20 साल रहा, 2001 से 2021 तक। 2001 से 2021 तक। 2021 तक रहा। और उसके बाद फिर जो है वहीं पे रह करके मैंने बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, और उसके बाद फिर यहाँ तीन अटेम्प्ट यहाँ मैंने दिया, 20, 21 और 22 का। अच्छा। तो 20 और 21 में नहीं हो पाया था, प्रीलिम्स कुछ हाँ नहीं, प्रीलिम्स हुआ था, मेंस भी हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था। और उसी समय से ही 2019 से ही मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूँ, 2019 से ही। तो प्रीलिम्स कब हुआ पहली बार? प्रीलिम्स हमारा 2020 में हुआ। 20 में हुआ। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी आपके चैनल का काफ़ी रोल रहा। जो भी आपके ये मंथली करंट अफेयर्स हैं वो हो गए, और टेलीग्राम पे जो भी आपके क्विज चलते हैं, एससीएस डेली, हाँ एससीएस डेली क्विज हो गए। एक पिक्स वाला जो आपका चलता है, पापा पिक्स। पापा पिक्स,
वो भी मैं सुबह उठता था तो मैं पहले 25-30 क्वेश्चन अटेंड करता था। हाँ। सुबह उठते ही पहले उठा मोबाइल पे, हाँ। तो मैं पहले क्वेश्चन ही अटेंड कर लेता था, तो माइंड में एकदम तैयारी का स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद फिर मैं अपना दैनिक क्रिया करता था, फिर अपना तैयारी में जुट जाता था। और जो आपका ये जो पापा वीडियो जितने भी हैं, जैसे हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटिकल साइंस के हो गए, मुझे लगता है अगर इसी को आदमी रिवाइज करता रहे तो इसका भी मैंने रिवीजन किया। और करंट अफेयर्स जो मंथली आपका आता है पापा वीडियो, वो भी 12 महीने का मैं रिवाइज कर लेता था, और उसी को मैंने करीब 50-60 बार देखा। अच्छा, एक ही चीज हाँ, एक ही, हाँ बस एक ही वीडियो को। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 2020 से 2000 मतलब अपनी पूरी तैयारी तक मैंने कोई मैगजीन नहीं खरीदी करंट के लिए। हाँ, करंट के लिए मैंने सिर्फ मैगजीन खरीद केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को मैंने फॉलो किया। और मेंस का भी कंटेंट मैं उसी से उठा लेता था। जैसे मान लीजिए कोई योजना चल रही है, सरकार ने कोई योजना लागू की, कोई नई योजना चालू हुई, किस तारीख को लागू हुई, मोदी जी ने कहाँ से लागू किया, तो वो चीज़ मैं नोट्स बना लेता था, उसी को मैं मेंस में यूज कर लेता था। जैसे महिलाओं से संबंधित मान लीजिए मिशन शक्ति 1, 2, 3, 4 जब चालू हुआ, तो उसका मैं कंटेंट नोट्स बना लेता था, और उसको मैं फिर मेंस में भी यूज कर लेता था। तो वो कहीं ना कहीं मेंस में भी मेरे यूज हो पाया। और प्री में तो कोई कहना ही नहीं है, प्री में तो आराम से इसमें। अब आप ये समझिए कि अगर 150 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में जीएस के, तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 35 में से 25 क्वेश्चन तो मेरे आपकी तैयारी से ही हो गए थे। तो वो कहीं ना कहीं एक बूस्टअप हो गया था उसमें। और बाकी जो रेगुलर क्वेश्चंस रहते हैं, हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस भी आपकी तरफ से हो जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके चैनल का बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैं इसमें यहाँ सेलेक्ट हुआ। 2021 में भी आपका रोल था, बट उसमें फाइनल मेंस में हमारा नंबर कुछ कम हो गया था। अदरवाइज उसी समय ही हो गया होता। बट 22 में हो गया। हाँ, फिर हमारा पहला सिलेक्शन फिर 22 में हो गया। पहला हुआ वो सीधे ही हाँ, पहले मैं ही सीधे एसडीएम हो गया। तो टोटल में 3 अटेम्प्ट किए। हाँ, टोटल। ये बताइए, ये एयरफोर्स में इतने साल जॉब करने के बाद इतनी हिम्मत बची थी कि पढ़ने का था, मतलब जज्बा है, लोग पढ़ नहीं पाते। हाँ, पढ़ तो नहीं पाते हैं। जब मैं निकल रहा था तब भी लोग कह रहे थे कि क्या करोगे जाके, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कुछ अच्छा ही किया जाएगा। तो जैसे जनरली एक्स सर्विसमैन जो है वो निकलते हैं तो ज़्यादातर बैंक प्रेफर करते हैं। मैक्सिमम लोग आप देखे होंगे। हाँ, बैंक। अच्छा, बैंक में थोड़ा सा ईजी भी है, लेकिन मैं भी उसमें अगर तैयारी करता तो हो सकता है बैंक में हो गया होता। लेकिन यह है कि देखिए, सबका चॉइस होता है। तो मेरा चॉइस कहीं ना कहीं जो है इसमें आपके सिविल सर्विसेज में था, क्योंकि मेरे भैया का मोटिवेशन था कि जो है अपने घर से कोई एक सिविल सर्विसेज में जाए। हमारे भैया ने भी तैयारी की, बड़े वाले भैया राजेश मिश्रा भैया भी लेक्चरर हैं वो बस्ती में। तो उनका मोटिवेशन था, तो उनका ये ड्रीम था कि जो हमारे घर से कोई ना कोई सिविल सर्विसेज में जाए। तो वो मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा कि क्यों ना तो मैंने फुल थ्रोटल दिया इसी में, फुल मैंने। और मैं व्यूअर्स को भी ये कहूँगा कि जैसे आप 6 महीने या 1 साल अगर आप अच्छे से देते हैं, बढ़िया से तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ करके, जैसे मैंने भी सोशल मीडिया छोड़ दिया पूरी तरह, बिल्कुल ही। इवन मैंने अपने घर परिवार से भी बहुत ही कम, अब मैरिड था, लेकिन यह है कि फैमिली को भी टाइम देना था, तो वो सब तो मैं देता था। लेकिन जैसे बाकी जो सामाजिकता है कि रिलेटिव्स के यहाँ जाना, ये सब मैंने ये सब मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने 2 साल तो मतलब मैं किसी फंक्शन में गया ही नहीं। 2 साल में एकदम भूमिगत हो गया। वहाँ से जब मैंने छोड़ा एयरफोर्स तो मैं एकदम भूमिगत हो गया। इलाहाबाद में गया, वहाँ एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, ना मैं किसी को फ़ोन करता था, ना कोई मुझे फ़ोन करता था। तो बस अपना तैयारी में जुट गए। और आपके चैनल का भी रोल रहा, और अपनी मेहनत और लोगों का मोटिवेशन। पहले अगर आप कोई भी स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ेगा, हम चाहे जितने भी रिसोर्सेज, जैसे हमने प्री के लिए जो भी हम टेस्ट सीरीज, मटेरियल, पेड क्विज, करंट अफेयर सब दे देते हैं, अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा हाँ, बस। बट यही मैं कहूँगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपके चैनल से कोई लें तो उसको बस एक ही चीज़ को रिवाइज करें कई बार। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। असल में लोग क्या करते हैं, जैसे आपके चैनल से भी ले लिया, किसी और इंस्टीट्यूट से भी ले लिया, 10 जगह का खरीद, हाँ, बस बुक कलेक्टर बनना, सेफ्टी कलेक्टर ना बन पाए। और जो है बस आप एक ही चीज़ एक बार पढ़े फिर भूल गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारा माइंड भी जो है, जो हम एक चीज़ को कई बार जब रिवाइज करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, आप देखिए कि जब वो रटता है, जैसे कोई चीज़ रटेगा, का से कबूतर रटेगा, तो वो कई बार पढ़ेगा तो उसके माइंड में सेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों से सीखने की ज़रूरत है कि एक ही चीज़ को आप
एक ही मटेरियल लीजिए, किसी भी चैनल का लीजिए जो अच्छा हो। जैसे मैं तो कहूँगा कि आप इसी चैनल का लीजिए और उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। मतलब मैं, आप ये समझिए कि मैं आपके ही जो कंटेंट थे, एक ही कंटेंट में पकड़ता था, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का होता था, और उसको कम से कम 50 से 60 बार एक ही चीज़ को, जब तक वो दिमाग में एकदम सेट ना हो जाए। इतना पेशेंस आजकल की जनरेशन में बचा नहीं है। हाँ, तो पेशेंस है नहीं, तो इसीलिए हम लोग कई, आप देखिए कि कई कैंडिडेट हैं जो कई सालों से लगे रहते हैं, और कई बच्चों को आप देखिए वो 1-2 अटेम्प्ट में हो जाते हैं। ये बात तो है ना। तो ये आप देखिए, ये कहीं ना कहीं आप सोचिए कि ऐसा क्या है कि जो कोई बच्चा जो है एक ही बार में हो गया और कोई 10 साल से पढ़ रहा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वही है, रिवीजन का मुझे लगता है अभाव है। इवन मेंस में भी आप जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए और लिखिए, बार बार खूब लिखिए। तो मेन है। हाँ, लिखना मेन होगा। मेंस में मैं बता रहा हूँ, मैं पर डे मतलब 30 से 40 पेज में उठते ही पहले लिखने लगता था। अच्छा, मतलब हैबिट बनाने के लिए। सुबह मैं 10 बजे, जैसे थोड़ा लेट उठता था मैं, हाँ जल्दी तो नहीं उठ पाता था जैसे वो था, लेकिन ये जब भी मैं उठता था तो सुबह के 2 घंटे में केवल लिखता था। हाँ, चाहे मुझे देख के क्यों ना लिखना हो, जैसे क्वेश्चंस देखता था, क्वेश्चन देख के अपने मन से कुछ ना कुछ उसमें लिखता रहता था। तो कहीं ना कहीं मतलब रिवीजन उसमें भी आपका इम्पोर्टेंट है कि मेंस में भी आप बार बार रिवाइज कीजिए और बार बार लिखिए, खूब लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आप मिस्टेक करेंगे, और जितना आप मिस्टेक करेंगे उतना आप सुधार करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। किस मीडियम से आप थे वैसे पढ़ाई? मैं पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से किया, और जो ये आंसर राइटिंग, लेकिन आंसर राइटिंग मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था। अच्छा, हाँ, ये मैनेज हो गया? ये मैनेज हो गया था। ये मैंने एक मेंस में योजना मैगजीन आती है, तो वहाँ से मैं इंग्लिश कंटेंट उठा लेता था, और बाकी आपके संसद टीवी चैनल है और लोकसभा चैनल, ये सब उस समय था मेरे टाइम पे। अभी शायद संसद टीवी हो गया। हाँ, तो उसमें मैं जो इंग्लिश वाले जो डिस्कशंस होते थे और इंग्लिश की जो न्यूज़ आए, तो इंग्लिश के वर्ड्स मेरे दिमाग में सेट हो जाते थे, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा, अगर आप देखें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया है, लेकिन मैंने लिखा इंग्लिश मीडियम में है। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे कन्वर्जन करने की प्रैक्टिस थोड़ा डेवलप करनी पड़ी, लेकिन वो मैंने कर लिया था। वो आप स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे कि उनको हिंदी मीडियम लेना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम? क्योंकि ये डाउट इतना कॉमन है। लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम में एक परसेप्शन बनाया गया है कि भाई हिंदी मीडियम वालों को होता नहीं है। आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि आप दोनों मीडियम को कहीं ना कहीं फॉलो कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से लिखते हैं तो नंबर आजकल हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे हमारे बैच में करीब जो है 39 लोगों का हुआ था, और करीब 15-16 बच्चे ऐसे थे। रश्मि यादव भी आप ही के बैच? हाँ, वो सब। अब रश्मि यादव को ही आप देख लीजिए, रश्मि यादव जी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, और हिंदी में उनकी हैंड राइटिंग तो मैं तो कहूँगा कि आपको एक जैसे टाइप होता है, अगर आप हमारी बैचमेट हैं, और एकदम जैसे टाइपिंग होती है, एकदम टाइपिंग की तरह जो है रश्मि जी का है। तो क्या राइटिंग का कोई असर पड़ता है? राइटिंग का बहुत अच्छा रोल है। और हिंदी मीडियम से अगर आप देखिए तो राइटिंग अगर आपकी है तो एक एक्स्ट्रा एज, अब जैसे मान लीजिए 8 और 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 8 में जहाँ लोगों को 4 मिल रहे हैं, वहाँ अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको 4.5 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। तो राइटिंग बहुत अच्छी रखी। और मीडियम का, मैं हिंदी मीडियम वालों को में ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नंबर कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं कि हिंदी मीडियम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और इंग्लिश वालों से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या करना है कि आपको इंग्लिश मीडियम की कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आपको हिंदी के आंसर्स में लिखने पड़ेंगे, लेकिन वो हिंदी में लिखने। हाँ, वो हिंदी में लिखने पड़ेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए अटल इनोवेशन मिशन है, तो अगर आप उसको इंग्लिश में देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और उसी को आप हिंदी में लिखिए, लेकिन ये है कि उसको आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे उड़ान योजना हो गई, और आपके जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। तो इस तरीके से, अब जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, अब ये वर्ड देखिए आप, इसकी हिंदी नहीं है, लेकिन इसको आपको हिंदी में लिखना है, तो ये कीवर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे। ये सरकार मैंने देखा है पीआईबी वगैरह में ये वेलनेस ही लिखती है। हाँ, वही चीज मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना इंग्लिश में पड़ेगा।
अगर आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है और उसको अगर आपने आंसर में आपको लिखना है तो आपको वो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचिए कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हिंदी में अब कैसे उसको कन्वर्ट करूं, तो जो कन्वर्जन वाला है वो आप भूल जाइए। आपको लिखना वही पड़ेगा जो एक्चुअल गवर्नमेंट ने जो कीवर्ड्स निकाला है वो आपको तो उसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। एसडीएम आप जैसे 2022 में सिलेक्ट हुए, कितने दिन बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिल गई? हम लोग की ज्वाइनिंग तो बहुत अच्छे समय पे हो गई थी। सरकार इसमें सरकार ने बहुत ही कम समय में हम लोग की ज्वाइनिंग कराई थी। अच्छा। बहुत ही फास्ट, एकदम पारदर्शी तरीके से हम लोग का सिलेक्शन हुआ। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पारदर्शिता नहीं है, मैं सभी को क्लियर बता दूं कि यूपी पीसीएस में एकदम फेयर सिलेक्शन होता है। और अगर आप में टैलेंट है, अगर आप कंपटीशन बीट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। हम लोगों का 2022 में जब फॉर्म निकला था तब से लेके ज्वाइनिंग आप समझिए कि विदिन 1 ईयर हो गई थी। ज्वाइनिंग भी? हाँ, ज्वाइनिंग भी विदिन 1 ईयर हो गई थी। बड़ा तेज। हाँ, उस टाइम नहीं, मार्च फरवरी में आई थिंक फॉर्म निकला था। और फाइनल रिजल्ट हम लोगों का मार्च या अप्रैल में आया था, मतलब नेक्स्ट ईयर। और अप्रैल में रिजल्ट आया और सारा वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोगों की ज्वाइनिंग जून जुलाई में हो गई थी। तो एसडीएम की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, कहाँ होती है, थोड़ा बताइए, लोग बड़ा जानना चाहते हैं सब चीज़ें। तो मैं सबको व्यूअर्स को आपके बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग इसकी आपकी उपाम में, लखनऊ में होती है, अलीगंज में। ये तो कितने दिन की? ये स्टार्टिंग आपकी 3 मंथ्स की होगी और उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे, वहाँ 6 मंथ रहेंगे। 6 मंथ रहने के बाद फिर आप 3 मंथ्स के लिए फिर आप उपाम आएंगे प्रोफेशनल कोर्स के लिए। 3 महीने आप फिर वहाँ करेंगे, उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे, फिर आपको तहसील मिल जाएगी। तो ये जो 1 साल का लगभग पीरियड है, ये क्या सिखाना चाहते हैं वो लोग? 1 साल में एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है एसडीएम्स के लिए वो है यूपी रेवेन्यू कोड, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, जो एसडीएम का जो मेन काम है। क्योंकि एसडीएम सरकारी ज़मीनों का मालिक होता है और सरकारी ज़मीनों का रक्षक भी होता है। तो हमें मुख्य रूप से राजस्व संहिता पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप जब फील्ड में खतौनी, खसरा और लोगों के जो भूमि के अधिकार हैं वो आपको निष्पक्ष तरीके से देने हैं लोगों को, सरकारी भूमि की रक्षा करनी है। तो जनरली मेन जो मुझे समझ में आया कि वैसे ट्रेनिंग में तो कई पार्ट हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण का भी वहाँ पे कोचिंग होती है, फिर आपकी सरकारी योजनाओं की, कई आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जेटीआरआई में जाते हैं जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आपको जुडिशियल काम भी करना रहता है। फिर आप जाते हैं यहाँ पे आपका जो ग्रामीण विकास केंद्र संस्थान में भी आप जाते हैं। इसके अलावा आप भारत यूपी दर्शन में भी आपको भेजा जाता है। कितने दिन का होता है यूपी दर्शन भी 1 हफ्ते का आप मान के चलिए, जिसमें आपको चित्रकूट हो गया, बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, और जो ये मुख्य रूप से जो सांस्कृतिक शहर हैं, कल्चरल साइट्स पे आपको विजिट कराया जाता है। अभी इस साल से अदर स्टेट्स का भी टूर शुरू हुआ है। अच्छा। अभी साल शायद मैंने सुना मध्य प्रदेश का शायद 2023 के बैच के लोग गए हैं। तो उससे भी आपका एक विज़न ज़्यादा डेवलप होता है कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज वगैरह है कि कुछ चीज़ें आइडिया वहाँ से सीखो, कुछ वहाँ की कैसी योजनाएं चल रही हैं, वहाँ की ग्राउंड आदिवासी लोग कैसे रह रहे हैं, उनके हम डेवलपमेंट में और क्या कर सकते हैं, ग्रामीण विकास में क्या कर सकते हैं। यूपी के एसडीएम को तो यूपी में सर्व करना है, एमपी में क्यों दिखाना है? नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में जाइए तो वहाँ ट्राइबल्स के कल्चर, कल्चर वहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ आप देखेंगे अगर यूपी में, अगर आप बहराइच में या श्रावस्ती में पोस्टेड होते हैं तो वहाँ पे थारू जनजातियाँ हैं, तो उनका कल्चर कैसा है और उस कल्चर से आप कैसे इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि थारू का कल्चर काफ़ी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो हम उसमें और क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैसे उनको मेन मतलब मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं जो हम जब नई चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलप आइडियाज। तो सरकार की मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ये एक विज़न है। एसडीएम होना कितना खास है? एसडीएम होना आप ये समझ के चलिए कि जैसे डीएम जो है जिले के प्रभारी हैं, वैसे आप तहसील के प्रभारी हैं, तो आप सब डिवीज़न के आप मजिस्ट्रेट। तो सारे विभाग जितने भी, जैसे जिलाधिकारी महोदय के अंतर्गत करीब 65 मान के चलिए कि विभाग काम करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि उनके जो सब
पार्ट हैं, जो आपके तहसील में जो उनके मुखिया बैठे हैं उनके आप हेड हैं। जैसे मान लीजिए पूरा मतलब तहसील आपका? हाँ, पूरी तहसील आपकी। जैसे ग्रामीण विकास कह सकते हैं तहसील का राजा। हाँ, तहसील के आप डीएम हैं, तहसील के डीएम तो आप हैं। तो इसीलिए तो देखिए कहीं ना कहीं लोग डिप्टी कलेक्टर इसलिए तो बनना चाहते हैं। तो कलेक्टर भाई, कलेक्टर आपके डीएम साहब हो गए और डिप्टी कलेक्टर आप एसडीएम साहब हो गए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्रेज है। और इस जॉब को मतलब आप जब जैसे अभी सर्व कर रहे हैं तो इंजॉय आता है डेली, मतलब एक नया चीज की हाँ भौकाल है, पावर है, हर जगह आप जा रहे हैं, हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, अच्छा लगता है? तो नहीं, अच्छा तो लगता ही है। और देखिए इसी के लिए तो आदमी मेहनत कर रहा है। तो लेकिन यह है कि आप मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमें अपने पावर्स का मिसयूज ना होने पावे। मतलब कोई ऐसा ना हो कि आपके नाम का भी मिसयूज कर रहा हो। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है इसमें। अच्छा। अभी इस समय हाँ, बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि जितना ज्यादा पावरफुल हाँ, है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपके अंदर में पूरी तहसील है और कोई तहसील में आपके नाम का मिसयूज कर रहा हो तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा जितने विभाग हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भी होता हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, मीडिया का प्रेशर भी है। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि सब कोऑपरेटिव है। हमें जैसे लोगों में ये कि नैरेटिव है कि पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी विजनरी होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का विज़न काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो एक जो निगेटिविटी लोगों के बीच में है जनप्रतिनिधियों के प्रति, मैं वो कहूँगा वो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मैंने जनप्रतिनिधियों के साथ काम किया तो मुझे समझ में आया कि उनका विज़न कहीं ना कहीं लोगों की सेवा के लिए होता है। और इसीलिए वो हमसे काम इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि जनता का भला हो सके। तो कहीं ना कहीं हम उनके एक हेल्पिंग हैंड है। तो जो भी नियम के अंतर्गत जो चीज़ सही हो और जिससे जनता का भला हो पावे वो करना चाहिए। एक बात बताइए, जब आप सिलेक्ट नहीं हुए थे, आप सिर्फ एयरफोर्स से रिटायर्ड होकर तैयारी वगैरह फेज में थे, एक वो फेज था, एक फेज वो आया जब आप एक्चुअली में एसडीएम बन गए, पूरे रातों रात हर जगह वायरल हो गए, वीडियोस, फोटो, न्यूज, कुछ चेंज लगा जीवन एकदम से? क्या लगा कि बदला क्या हुआ? नहीं, चेंज तो कर हो ही गया, चेंज तो हो गया। जैसे देखिए आप, हम आम आदमी से खास आदमी हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप एक सामान्य आदमी की तरह बिहेव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा नुकसान है ये, जो मुझे समझ में आता है कि अब आप पब्लिक प्लेस पे आप वो काम नहीं कर सकते जो एक आम आदमी करता है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे रहना पड़ता है हर जगह, मतलब एक आदर्श। हाँ, आदर्श की तरह रहना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट ये है कि ये भी अच्छा है क्योंकि आप जनता को आप एक मैसेज दे रहे होते हैं। जहाँ भी आप खड़े रहते हैं, जैसे खड़े रहते हैं, जैसे बात करते हैं, जो आप बिहेव करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, वो हर आदमी की नज़र आप भी हाँ, है कि एसडीएम सर। बस तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बहुत ही संभाल के रहना पड़ता है। और ये अच्छा भी है कि एक जिम्मेदारी है और लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है। ऐसा भी कुछ हुआ कि जो कुछ ऐसे लोग थे जीवन में एसडीएम बनने से पहले जो कभी आपको मतलब कांटेक्ट नहीं किए, भाव नहीं दिए, लेकिन एकदम से वो एसडीएम बनने के बाद कि भाई तेरा भाई मैं था बचपन में, मैं तेरे साथ खेला था, ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा हुआ है। लेकिन ये है कि देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये जो समाज है ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता को ही पूछता है। बात है तो कहीं लोगों को हाँ, तो ये आप मान के चलिए कि जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग एसडीएम में बन जाइए, क्योंकि हर एक साल में आप मान के चलिए कि 30 से 40 पोस्टें निकलती हैं एसडीएम की। या इवन मैं आपके सभी व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि लाइफ का आपका एम केवल सरकारी सर्विस पाना ही नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का एम होना चाहिए सफल होना। सबसे मुख्य चीज़ ये है। मतलब आप ये मत समझिए कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया और नहीं हुआ तो आपका लाइफ, जैसे मैं पहले सोचता था कि जो है, जैसे जनरली जो मेरे फ्रेंड्स थे पहले तो कहते थे कि ये अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। अरे मैंने कहा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर करोड़ों लोग हैं, आप ये देखिए, और सफल लोग हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी सफल हो सकते हैं, बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं। हमारे सामने आप खुद बैठे हुए हैं, आप खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं।
तो अल्टीमेटली सक्सेस इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि आप सक्सेस होइए, कहीं भी सक्सेस होइए, लाइफ में आप कुछ आगे बढ़िए। जैसे इसमें मैं ये भी कहूँगा कि आप 3-4 अटैम्प्ट दीजिए, मैक्सिमम मैं ये कहूँगा 5 अटैम्प्ट दीजिए। 5 अटैम्प्ट के बाद आप निकल जाइए, आप मत दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब आप ये तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए आपका 2022 में भी नहीं होता, एक आध साल आप और देते नहीं होता, तो प्लान भी कुछ सोचे थे? हाँ, प्लान भी हमने मैंने बिजनेस का प्लान सोच रखा था। अच्छा पहले से मतलब? हाँ, मैंने ये सोच रखा था कि मैं 2024 या 25 मैक्सिमम वहां तक मैं दूंगा, और उसके बाद फिर मैं क्विट कर जाऊंगा। फिर क्या बिजनेस? फिर मैंने बिजनेस का प्लान किया हुआ था। पढ़ाई से रिलेटेड की कुछ? नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं। मैंने अच्छा फिर फील्ड ही छोड़ देते? हाँ, मैं पूरी तरह से मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं कहीं ना कहीं फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जंप करूंगा, कुछ अलग करेंगे। हाँ, कुछ अलग करूंगा। तो यही मैं कहूँगा कि जैसे आप सभी लोग 4 से 5 अटेम्प्ट दीजिए, 4 से 5 बस 5 अटेम्प्ट दीजिए, बढ़िया से दीजिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप 1 या 2 साल अच्छे से तैयारी करेंगे ना, तो ये हो जाएगा। ये एग्ज़ाम 1 साल से ज़्यादा मेहनत का नहीं है, लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं, रिवीजन कर रहे हैं सही कंटेंट की, जैसे आपका वो कंटेंट लें और उसी को 40 से 50-60 बार पढ़ें, तो वो दिमाग। हमारा लिस्टिंग कंपैरिजन ये सब भी पढ़ा? हाँ, ये सब हमने आपका पढ़ा। और मेन चीज़ मैंने वही किया कि आपके वीडियोस को मैंने लिया और उसको मैंने मतलब 10वीं बार या 50वीं बार मैं कहूँगा, उसको मैं रिवाइज करता रहा, तो वो दिमाग में सेट हो गया। जैसे ही क्वेश्चन आता था तो आंसर इमीडिएट क्लिक कर जाता था कि यही आंसर है। ठीक है, थोड़ा और अपनी पोस्ट के बारे में बताइए, क्या फंक्शन है आपके, कितने स्टाफ है आपको? एसडीएम की? एसडीएम में आप ये देखिए कि आपके जो है सबॉर्डिनेट में एक तो मुख्य तहसीलदार हैं, वो भी क्लास 1 अधिकारी हैं, और उसके बाद एक तहसीलदार होते हैं और 2 या 3 नायब तहसीलदार होते हैं। और स्टाफ आपके मान के चलिए कि करीब 50 से 60 लेखपाल। 50 से 60 आपके लेखपाल? अच्छा। लेखपाल रहते हैं। हाँ। और मान के चलिए कि 30 से 40 अमीन होते हैं जो वसूली करते हैं, जो मुख्य काम है हमारा राजस्व की वसूली। मेन तो यही है। कलेक्टर का मतलब ही है कलेक्ट करना। हाँ, तो ये भी लोगों में रहता है कि मतलब अच्छा, इसके अलावा जैसे जितने भी विभाग हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है, तो हॉस्पिटल्स हैं, उन सब का आप निरीक्षण कर सकते हैं, स्कूल के निरीक्षण कर सकते हैं, जो भी तहसील, हाँ, आपके तहसील के। बिजली विभाग का आप निरीक्षण कर सकते हैं, और जितने भी जैसे वन विभाग हो गया, और मतलब आप जितने भी, वही जो मैंने आपको कहा था कि करीब जो 40, खाद्य विभाग हो गया, आपके जितने कोटे हैं राशन के, वो सब भी आपके ही निर्देशन में चलते हैं। निरीक्षण कर सकते हैं कि कुछ एक्शन? नहीं, निरीक्षण कर सकते हैं। अगर आप कुछ अनियमितता पाते हैं तो आप कार्रवाई कीजिए। तो इस वजह से आपका नियंत्रण पूरी तरह से तहसील पर रहता है। डेली आपका क्या रूटीन रहता है? डेली पहले सुबह तो 10 बजे जाते हैं, तो जनता दर्शन 10 से 12 रहता है। 10 से 12 बजे तक। और उसके बाद फिर 12 बजे हमारी कोर्ट बैठती है, रेवेन्यू कोर्ट, जिसमें हम भूमि से संबंधित सारे मुकदमे सुनते हैं। धारा 24 हो गई, 144 हो गई, 134 हो गया, 116 हो गए, और इसके अलावा और भी अन्य धाराएं हैं। तो उसको हम सुनते हैं करीब 2 घंटे। जुडिशियल पावर का यही जुडिशियल है। नहीं, यही जुडिशियल पावर यही है। वकीलों से वहीं पे हमारा सब बातचीत होती है, तो वकीलों के साथ भी जो है हम लोगों को काफ़ी काम करना पड़ता है। तो 2 घंटे आप वो रूटीन मान के चलिए। फिर 2 बजे आप लंच कीजिए, आधा 1 घंटे में फिर हम फील्ड में निकल जाते हैं। निरीक्षण वगैरह? हाँ, निरीक्षण वगैरह हो गया, या जैसे सुबह जनता दर्शन में आपने जो समस्याएं सुनी, अच्छा, उनको आप निवारण के लिए, अब जैसे मान लीजिए प्रतिदिन 30 से 40 जनता दर्शन में फरियादी आते हैं, तो उसमें से हम जो बहुत ही थोड़ा सा वल्नरेबल टाइप हैं, जो बहुत ही ऐसे लोग हैं, हाँ, जो शोषित वंचित हैं, या जिनकी प्रॉब्लम्स कई दिनों से सॉल्व नहीं हो पाई है, तो उसमें फिर हम टीम के साथ निकल जाते हैं, उसमें तहसीलदार या कानूनगो की टीम के साथ, लेखपालों की टीम के साथ वहाँ जाकर निरीक्षण करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हम 3 से 5 कर लेते हैं। 5 बजे फिर हम आ जाते हैं तहसील, और उसके बाद जो आपके पुरानी जो धाराओं में 151 और 116, 107-16 की जो पुरानी धाराएँ हैं, अभी नई धाराएँ 126 हो गई है, तो उसकी हम सुनवाई करते हैं, जिसमें पुलिस लोगों को अरेस्ट करके ले आती है,
तो उसमें से आवश्यकता अनुसार जिसको रिमांड पे भेजना है वो हम भेजते हैं, या जिसको बेल देनी है उनको हम बेल दे देते हैं। तो शाम में ये होती है। उसके अलावा जो अगर कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है, या कुछ अन्य लेखपालों को, अमीनों को, या अन्य किसी विभाग को कोई निर्देश देना है, तो वो फिर हम लोग शाम को उसका निरीक्षण करें। कितने बजे तक फ्री हो पाते हैं? अब ये आप मान के चलिए कि 9 से 10 बजे, मतलब आप 10 से 10 तो नॉर्मल आपका वर्किंग है, क्योंकि तमाम फाइलें आपको देखनी रहती हैं जो अच्छा, हम हाँ, साइन वगैरह भी। हाँ, तमाम जितनी भी, जैसे मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना हो गई, फार्मर रजिस्ट्री हो गई, ये सब की हमें दिन भर की समीक्षा भी करनी पड़ती है शाम को। तो हम तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ बैठ करके और उसकी समीक्षा भी करते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो लेखपाल और जिसने हमने जनता दर्शन में सुबह सुनी हैं, उस पर फिर हम शाम को ही उस पर फीडबैक ले लेते हैं कि कितनों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, कितनों के नहीं हुए, उनका क्या नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। फिर हम जहाँ पे कानून और लेखपाल के माध्यम से सॉल्व नहीं होता है, वहाँ फिर हम तहसीलदार को अलग से भेज देते हैं। कुछ मामलों में हम स्वयं चले जाते हैं, कुछ मामलों में नायब तहसीलदार को भेज देते हैं। जहाँ आवश्यक है हम सभी थानों को भी निर्देश देते हैं कि आप पुलिस बल के साथ जाइए, और जैसे मान लीजिए किसी रोड पे कोई अवरोध आ गया, किसी ने कोई दीवार खड़ी कर ली, तो वो अवरोध हटाना है तो उस पर भी कार्रवाई हमें ही करनी पड़ती है। कहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट है और कहीं क्राउड मैनेजमेंट है, तो वो हम पुलिस बल के साथ, हम सहयोग के साथ, हमारे साथ एक सीओ भी होते हैं जो आप जानते होंगे, डिप्टी एसपी रैंक के, तो वो भी हमारे कलीग होते हैं, तो उनके साथ भी हम लोग सहयोग के साथ काम करते हैं। तो मतलब कभी छुट्टी संडे वगैरह रहती है कि नहीं? छुट्टी आप बस अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप संडे छुट्टी है, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट रहता ही है, जैसे कोई वीआईपी मोमेंट हो गया, अच्छा, या कोई कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो गया, क्योंकि त्योहारों का भी सीजन रहता है, तो कुछ ना कुछ त्यौहार हो गया, और कहीं लोकल कुछ फंक्शन है, वो सब भी हमें ही देखना पड़ता है, क्योंकि इतने समुदाय हैं, हर समुदाय के लोगों का कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, तो वहाँ क्राउड मैनेजमेंट करना हुआ, तो जनरली आप ये मान के चलिए कि छुट्टी तो नहीं ही रहती है। अब तो मतलब एसडीएम अगर बनना है, ये जो भौकाल और पावर देख के लोग तैयारी कर लेते नहीं, तो ये आप मान के चलिए कि आपकी या तो आपको पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब ये कि वही जो बीच बीच में आपको थोड़ा समय मिले, तो उसी में आप अपना फैमिली देख लीजिए, या कहीं जाना है तो तमाम चीज़ें हैं, बट आपको मैनेज तो खैर करना पड़ेगा। फिर पत्रकार आते हैं, उनके साथ भी आपको बैठना है, और वकीलों के साथ आपको बैठना है, उनके साथ भी मीटिंग्स करनी है, और जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी आपको मीटिंग्स करनी है। आपका हर शनिवार आपका या तो थाना दिवस होगा और या तो तहसील दिवस होगा, उसमें भी आपको 10 से 2 बजे तक आपको बैठना है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं। हाँ, जिम्मेदारी है। अगर एसडीएम आप बनना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप आराम नहीं कर पाएंगे। तो सैलरी वगैरह क्या मिलती है? सैलरी वही पे लेवल 10 है। सभी लोग क्लियर जान लें कि जैसे हमारी माता जी थी, हमारी माता जी हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप तो मतलब तू तो एसडीएम हो, तू तो 1.5-2 लाख रुपये पाते हो। तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर बता दूं कि 1.5-2 लाख कोई सैलरी नहीं है। एसडीएम की स्टार्टिंग सैलरी 56,100 और प्लस 58% डी आप जोड़ लीजिए। अच्छा, तो ये आप मान के चलिए कि आपकी 92 या 93 आपकी टोटल बन रही है, जिसमें से आपका एनपीएस 9,000 कट जाएगा, तो आपको अराउंड 80 के आसपास 80 हज़ार रुपये आप मान के चलिए कि एक एसडीएम की स्टार्टिंग सैलरी है। तो जब आपने ज्वाइन किया था तब कितनी थी? वही थी हमारी, जब हम ज्वाइन किए थे तो 77 थी लगभग, तो 1-2 इंक्रीमेंट लग के और वो भी 80 के आसपास पहुंच गया। तो ये सभी लोग जान लें कि अगर आप सैलरी के परिप्रेक्ष्य में एसडीएम में आना चाहते हैं तो ये सैलरी है, और इसमें आप ये मत समझिएगा कि जो है कोई और इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो है। आप ये मान के चलिए कि यही सैलरी आपको मिलेगी। और लेकिन कई सारे बंगला आवास वगैरह? हाँ, आवास आपको मिलेगा। आवास बहुत अच्छा मिलता है। सरकार ने काफ़ी सुविधाएं कर रखी हैं। आपको एक गाड़ी मिलेगी, एक आपके पास अर्दली होगा, और 2 गार्ड होंगे कंटिन्यूस आर्म्स के साथ, और एक ड्राइवर होगा, एक आपके पास गाड़ी होगी। तो ये सब सुविधाएं हैं। फिर एक बंगला है, आपको वहाँ भी सुविधाएं हर चीज़ की उपलब्ध हैं, तो तकलीफ़ आपको कोई नहीं होगी। लेकिन ये है कि आपका टाइम जो है वो मान के चलिए कि लोगों के लिए है, बस, केवल जनता की सेवा के लिए है बस। वही ट्रांसफ़र वगैरह जो जैसे कई बार चलता रहता है। हाँ, वो सब थोड़ा सा है, देखिए प्रेशर तो है। अब जरा सी कोई बात इधर उधर, हाँ, तो सब थोड़ा सा कई चीज़ें हैं। अब सरकारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें नहीं कही जा सकती,
लेकिन ये है कि मतलब सकारात्मकता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नियम कानून से चलिए तो सब आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। बहरहाल आप जो एज पर SOP है, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और हाँ, और उसको आप फॉलो कीजिए, जो नियम के अंतर्गत राजस्व संहिता में है उसको आप फॉलो कीजिए, सरकार के जो GOs हैं उनको फॉलो कीजिए, और सपोर्ट रहता है, जिलाधिकारी महोदय का भी सपोर्ट रहता है आपके साथ। एक अपर जिलाधिकारी, 2 अपर जिलाधिकारी जनरली हर ज़िले में रहते हैं, उनका भी सपोर्ट रहता है, और सारे SDMs भी आपके साथ रहते हैं, ज़िले के कई अधिकारी हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्टिव नेचर है, और जॉब में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। और काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप यूपीपीसीएस में जब आपने 2022 दिया था तब GS 5-6 नहीं आया था ना ऑप्शन? नहीं, हमारे में लास्ट था, हम समाजशास्त्र से मैंने दिया था। मेरा सब्जेक्ट समाजशास्त्र था। और उसके बाद जो है 2023 से फिर GS 5 और 6 शुरू हुआ। आपको क्या लगता है कि ऑप्शनल रहना सही था कि GS 5 सही, 5-6? नहीं, GS 5 और 6 मुझे लगता है सरकार का जो डिसीजन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में सर्विस कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और कल्चरल यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो हो गया, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की जो है विरासतें, बस आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ जानना जरूरी है भाई। आप बस वही अगर आपको यहाँ आना है तो क्यों नहीं जरूरी। हाँ, अब अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी सिलेक्शन होता है। हम लोगों के बैच में भी कई लोग अदर स्टेट से भी आए, SDM बने। हाँ, SDM बने। तो उन्होंने मतलब यूपी को स्टडी किया अच्छे से, और उनका भी सिलेक्शन, उन्होंने मेहनत किया। तो मतलब एकदम फेयर सिलेक्शन है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप मेहनत करते हैं ना, एकदम फेयर सिलेक्शन होगा। कंटेंट पे आप कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, और यूपी को अब आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 5 और 6 जुड़ गया है, GS 5 और 6, तो उसमें आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि यही सब नंबर अप करने के लिए एक पता है, एक बड़ा जो है स्टूडेंट मुद्दा उठाते हैं कि जैसे यूपीपीसीएस में ओपन पॉलिसी है, तो यूपीपीसीएस में कोई अगर दूसरे स्टेट का है वो रैंक 1 तक ला सकता है, और लोग लाए भी हैं, SDM बन जाते हैं बाकायदा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर वही यूपी के छात्र कहीं और जाना चाहें, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान, खुलेआम पार्शियलिटी करते हैं, बिहार में तो नहीं होती है, तो कई सारे स्टूडेंट का है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होना चाहिए। आप एज अ बीइंग SDM क्या कहेंगे कि ये सब चीजें ठीक है कि नहीं? देखिए, जैसे हरियाणा में आप देखिए कुछ रिजर्वेशंस वहाँ पे शायद हुए हैं, 75% शायद वहाँ के लोकल उसका हुआ है। देखिए, हाँ, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले वो मुझे लगता है ओपन ठीक है, क्योंकि टैलेंटेड लोग तो भाई उसी से आएंगे। हाँ, देखिए, अगर एक जो संविधान के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि एक ओपन, अगर कोई स्टेट कर रहा है तो उनकी अपनी लोकल हो सकता है उनके इश्यूज हो, लोकल उनकी सोच हो, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये अगर है और लाए भी हैं लोग रैंक 1, रैंक हमारे में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है आकांक्षा गुप्ता, रैंक 4 लाई थी, और उत्तराखंड से थी, तो हम लोगों में टॉपर्स रहे हैं अदर स्टेट्स के भी। तो अगर हैं, तो अगर टैलेंटेड हैं तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है स्टूडेंट का, इसमें ही है कि भाई अगर वहाँ के जैसे वो लाए हैं, वो लाए से ज़्यादा है जरूरी ये बात कि यूपीपीएससी में ओपन पॉलिसी उन्होंने लाने दिया है। अगर यहाँ पहले ही कह देते कि नहीं भाई हम टॉप 100 में नहीं आने देंगे, तो फिर वो ला ही नहीं सकता था। यूपी के स्टूडेंट को हमेशा ये लगता है, ये सरकार तक की बात है, खैर आप जो है मैं जानता हूँ कि आप उस पर पूरा नहीं वो करेंगे, लेकिन सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि वो अपना खुद बताएं। एक अच्छा और है, अभी लेटेस्ट में राजस्थान में SDM ने एक पेट्रोल पंप पे मारपीट करी कि भाई मैं SDM हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या SDM की पावर किसी गरीब तबके पे, पेट्रोल पंप है, मतलब आप क्या, कोई SDM है तो वो नहीं रूल फॉलो करेगा? नहीं, देखिए, अगर वो घटना, खैर मैंने उसको देखा नहीं है, सुना ही है, तो लेकिन यह है कि अगर आप SDM हैं तो मुझे लगता है आपको वैसे भी पब्लिक में, हाँ, पोलाइट रहना चाहिए। थोड़ा सा क्राउड में आपको बहुत ही पोलाइट बिहेव करना चाहिए। अगर अब वो घटना क्या है, सही है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि हम लोग भी जैसे रहते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक जो है, हम लोग एक, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग एक आइडियल प्रस्तुत करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो हम खुद ही इतना पोलाइट रहते हैं, इवन हम जब निर्देश भी देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को तो एकदम पोलाइटली ही देते हैं कि किसी तरह से किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सब इक्वल हैं।
चाहे वो मतलब निचले तबके का हो और चाहे वो मैं हूँ। भाई हम लोग ये गवर्नमेंट सर्वेंट ही तो हैं, भाई हम लोग तो नौकर ही हैं। तो नौकर का मतलब क्या है? नौकर का मतलब है कि जनता की सेवा करना। हमें बस तो ये मुझे लगता है कि सभी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो सरकारी, हम लोग सरकारी सर्विस में इसीलिए आए हैं कि सर्विस का मतलब ही है सेवा। तो अगर हम अगर हम नौकर हैं तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। तो मेरा तो खैर अपना व्यक्तिगत मत है, बाकी अब डिफरेंट। आप तो जनरली कोई चर्चा में भी नहीं रहते हो, आप एकदम काम ही से काम कर रहे हो। अच्छा, आजकल ट्विटर पे बड़ा एक्टिविज्म चल रहा है, कई सारे आईएएस पीसीएस जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में जैसे एक आईएएस थे, एथिक्स की बुक वगैरह भी उन्होंने लिखी और फिर पता चला कि 50 CR की करोड़ की रिश्वत को जो है 2-4 हज़ार का कर दिया। क्या लगता है कि इससे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सोशल मीडिया से क्या डर नहीं लगता है आजकल लोगों को? खैर अभी मैंने भी सुना था वो, लेकिन ये मुझे लगता है अभी वो जांच का विषय है। वो अभी चलिए वो छोड़िए। पूजा खेटकर जैसे यूपीएससी के सिस्टम ही को बाईपास करके आ गए। एक पूजा सिंघल थी, मनरेगा का बहुत सारा पैसा जो है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है। हजारों आईएएस हैं, अगर एग्जाम्पल अगर नाम लेने पे आ जाए तो ये जो ट्विटर पे एक्टिविज्म हो रहा है, तो ये बाकी आईएएस पीसीएस के मन में कुछ है डर कि भाई सोशल मीडिया है? डर तो है ही है। देखिए डर की बात, डर क्या भी है। और अब देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हर आदमी 100% सिस्टम पारदर्शी ही है। अब देखिए आप किसी भी उसमें चले जाइए तो कहीं ना कहीं अच्छे बुरे लोग तो रहते ही हैं, अच्छे लोग भी हैं, और इसी वजह से हमारा सिस्टम इतना अच्छा रन कर रहा है। अगर अच्छे लोग ना होते तो सिस्टम, आप देखिए कितना अच्छा रन कर रहा है। सरकार की कितनी योजनाएं हैं, IGRS हो गया, और आप IGRS पे आज यहाँ मोबाइल पे बैठे बैठे एक शिकायत डालिए और तुरंत देखिए मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, हाँ, आप यहाँ से एक शिकायत करेंगे और तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँच जाएगी, SDM पहुँच जाएंगे। तो सिस्टम देखिए काम कर रहा है, अच्छे लोग भी हैं। और ये जो अब जैसे कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे सब चलता रहता है, तो ये तो देखिए शुरू से ही चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम पूरी तरह से सही ही है। मैं भी ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं खामियां हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी तो आप SDM है, कि अगर जनता के जैसे एक ये डिमांड है कि कोई करप्शन कर रहा है, उसको सस्पेंड करना ही काफी है कि उसको डिसमिस किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए सस्पेंड तो जैसे ही आरोप लगता है जनरली वो हो जाते हैं, लेकिन उससे फायदा कहाँ है? नहीं, फायदा अभी फायदा बता रहा हूँ ना। देखिए जैसे सस्पेंड ही अगर आप किसी को कर देते हैं, सस्पेंशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा उसका मतलब है। अब जैसे, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि एक अधिकारी जो अपने पद पे है, आपने उसको तुरंत हटा दिया, हटाने के बाद उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद जो कार्रवाई होगी वो अलग। तो अगर आपने उसको, सस्पेंशन का सीधा केवल पर्पज ये होता है कि जांच में कोई अपने पद का वो दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए सस्पेंड किया जाता है। और गवर्नमेंट और संविधान भी हमें अधिकार देता है, जैसे कॉमन आदमी को अधिकार है, वैसे अधिकारी को भी तो ये अधिकार है कि उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो। हाँ बिल्कुल, है ना? अगर कोई हाँ भाई, ये भी तो हो सकता है कि उसको गलत फंसाया जा रहा हो। ये तो बिल्कुल है ना? तो इतने बड़े पोस्ट में हजारों लोग दुश्मन रखते हो। वही तो जांच होती है, उसके बाद भी कार्रवाई होती है, लोग बर्खास्त भी होते हैं, सजा भी मिलती है। तो ऐसा नहीं है। जो सरकार का ये जो, जैसे लोग सोचते हैं ना कि जैसे ही किसी के ऊपर आरोप लगे उसको आप तुरंत जेल भेज दो, तुरंत फांसी कर दो, तो ये तो गलत बात है। देखिए आप भी जैसे कोई क्राइम करते हैं, कोई इतना, आप देखिए इतने केसेस हैं पुलिस थानों में, अब कोई मान लीजिए कोई केस हुआ तो क्या तुरंत उसको पकड़ के फांसी चढ़ा देंगे आप? ऐसा तो है नहीं। देखिए ये भी एक संविधान का शासन, एक्टिविज्म इतना बढ़ गया है ना। अब जैसे असल में लोग उसकी फिर ऑनलाइन वो लिंचिंग चालू कर देते हैं। थोड़ा सा एक मीडिया ट्रायल चलता है, तो मीडिया ट्रायल ठीक है, मीडिया अपनी बात कहती है, लेकिन उसके दबाव में मुझे लगता है कि इमीडिएट हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मतलब जैसे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अधिकारी हूँ इसलिए मैं ऐसा ये कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे एक आम आदमी को अधिकार है, वैसे एक अधिकारी को भी अधिकार है ना, कि उसकी भी बात सुनी जाए। और क्योंकि जैसे हमारे पास भी लोग आते हैं, तो ऐसा है नहीं कि कोई एक पक्ष हमारे पास आया और हमने तुरंत फैसला सुना दिया। हम भी जाते हैं, दोनों पक्षों का सुनते हैं, और उसके बाद जो सही होता है उस तरफ फिर हम निर्णय लेते हैं। तो ऐसे ही जब कोई आरोप लगे तो उसकी जांच हो, जांच अगर आरोप सही है तो कार्रवाई हो, और आरोप गलत हो तो बरी हो जाए।
और इसमें भी ये भी आप देखिए कि कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर गलत आरोप लगे और उसके बाद वो कई सालों तक परेशान रहे। ये भी तो आप सोचिए, ये भी तो कितना एक मानसिक और पारिवारिक उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है। ये बात तो है। हाँ भाई, एक अधिकारी जो अपने पद पर था और वो सस्पेंड हो गया, उसकी आप सस्पेंशन में आपको पता होना चाहिए कि करीब 60% सैलरी आपकी रोक दी जाती है, 40% सैलरी मिलती है। तो एक तो वो आपका ड्रॉबैक हो गया। जो लोग सस्पेंशन को ये मानते हैं कि पनिशमेंट नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि सस्पेंशन को आप ऐसे हल्के मत लीजिए। अगर सरकार सस्पेंड करती है तो वो एक मतलब बहुत ही बड़ा एक्शन होता है। लेकिन वो लोगों का फिर कहना हाँ, तो अब लोग ये सोचते हैं कि तुरंत उसको सजा सुना दो, तुरंत आप फांसी चढ़ा दो। तो ऐसा तो नहीं है ना, जैसे आप एक कॉमन आदमी के अधिकार है, उसे अधिकारी के भी अधिकार है, तो उनको भी सुना जाए और जो भी सही हो वो निर्णय हो। तैयारी के दौरान लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे करें? ये जो तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन है आजकल, सोशल मीडिया में नई नई चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेंड चलने लगते हैं, कोई चीज़ वायरल हो जाती है, कोई जो है कहीं जो है वो कर रहा है, वो नहीं रॉक म्यूजिक, ये म्यूजिक वो म्यूजिक, ये मतलब ये सब से स्टूडेंट अब जहाँ रहेगा वहाँ सब यूथ क्राउड है, तो वो अट्रैक्ट तो मतलब चाहते ना चाहते हुए भी वो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। आप कैसे क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? डिस्ट्रैक्शन दूर करने का तो पहला चीज़ तो आप जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो साल 6 महीने में जो तैयारी करके सिलेक्शन चाहते हैं, पहले तो आप वो ऐप डिलीट कर दीजिए। मैंने केवल YouTube तो डिलीट होता नहीं तो अगर मेरा बस चलता तो मैं YouTube को डिलीट कर देता। YouTube तो हाँ, लेकिन ये YouTube में अब आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, तो अब आपका ये माइंड मेकअप ऐसा होना चाहिए कि YouTube में आप वही चीज़ सर्च करें जो आपकी तैयारी से रिलेटेड है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी चलाना पड़ रहा था मुझे मजबूरी में, नहीं तो मेरा बस चलता तो मैं व्हाट्सअप भी ख़त्म करता। व्हाट्सअप में मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर और ये सब हटा दी, और हटाने के बाद मैं केवल उसको जो मेरा ज़रूरी काम रहता था मैं केवल उसके लिए यूज करता था, जैसे कोई PDF भेजनी है या कुछ ऐसे कोई ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज़ जो अदर अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब मैंने डिलीट कर दिया था। और मेरे मोबाइल में आज भी क्योंकि आदत छूट गई तो फेसबुक और ये सब डिलीट हो गया तब से। हाँ, नहीं अभी नहीं चलाता। कभी चलाना हुआ तो बन गया मैं तो नहीं बन गया हूँ, लेकिन अभी भी उसमें आपको टाइम, अभी आप फेसबुक खोलिए और पता चलेगा आप 1 घंटा आपका टाइम निकल गया, आपको पता नहीं चलेगा। ये बात तो है, ये तो है ना। फेसबुक पे आप देखिए, जैसे ही आपने एक रील देखी पता चलता है, एक अगर कर दिया ना हाँ, तो फिर अपने आप तो मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप मतलब बिल्कुल ही आप ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करे, मतलब मैं अपना ये करता हूँ, जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है उसको मैं हटा देता हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ जरा सा भी कुछ मतलब लगा कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको मैं हटा ही देता हूँ, तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ। तो मतलब अगर जो भी चीज़ अगर सोशल मीडिया यूज भी करना है, नहीं मत कीजिए वाला नहीं, बस यूट्यूब, हाँ यूट्यूब आप कीजिए, टेलीग्राम, हाँ, तो ये इनमें कुछ एडुकेशन की चीजें हैं, एटलीस्ट वहां पे रहो, बाकी जगह सट जाओ आप। मतलब मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि जैसे आप एक लिस्ट बना लीजिए कि YouTube में मुझे 5 चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप संसद TV देख रहे हैं, आपका चैनल हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल हो गया, जो लगते हो कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। मैं YouTube में सर्च ही नहीं करूँगा। YouTube में मैंने हिस्ट्री ऑफ कर दी थी, अगर आप हिस्ट्री ऑफ कर देंगे तो आपको सजेस्ट नहीं करता हुआ। हाँ, तो अभी भी आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे YouTube में, जैसे आप YouTube खोलेंगे तो आपको वीडियोस नहीं दिखेंगे, आप उसमें जब सर्च करेंगे तभी जो आप देखना चाहते हैं वही आप देखेंगे। अच्छा, तो मैं आज भी उस चीज़ फॉलो करता हूँ। आज भी मैंने YouTube में अपना हिस्ट्री ऑफ कर रखी है, केवल मैं वही चीज़ देखता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी एक्टिव नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट मेरा चल रहा है। अच्छा। फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, लेकिन यह है कि फेसबुक में कभी गूगल पे टाइप करके यूजर आईडी पासवर्ड से उसको खोल के देख लेता हूँ कि हाँ कोई पुराना कोई दोस्त, मतलब टीम मैनेज। हाँ, टीम क्या, मैं खुद ही, जैसे गूगल पे, आप गूगल क्रोम पे खोलता हूँ, गूगल क्रोम पे खोल के और उसके बाद डिलीट कर देता हूँ। ऐप नहीं खोलता हूँ, क्योंकि जहाँ आपने ऐप खोला तहाँ वो सारे आपके शॉर्ट शुरू हो गए और फिर आपको उसमें टाइम वेस्ट हो गया। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक स्टूडेंट को अगर वो ISPC मतलब स्पेसिफिकली UPPCS की? देखिए, मैंने UPSC की भी तैयारी की है और उसको भी मैंने कई अटेम्प्ट दिए हैं और PCS के तो दिए ही हैं। तो मेरा ये अपना व्यक्तिगत सजेशन है कि आप 8 घंटे सोइए,
एकदम पूरा फ्रेश माइंड, फ्रेश एकदम। 7 घंटे आप रात में सोइए, 1 घंटे आप दोपहर में सोइए, ये आप बना लीजिए। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं रात में 10 से 11 बजे तक सो जाता था। मैंने रात में कभी पढ़ाई नहीं की और ना सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई की। सुबह 10-11 बजे सो जाता था और तो ब्रह्म मुहूर्त वाला भी नहीं, मैं नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, तो करना चाहिए, जो लोग कर पाए वो करें, मैं नहीं कर रहा हूँ। सुबह पढ़ने का एक अपना ही एक वो है, आनंद है। और सुबह जब आप पढ़ते हैं तो वो माइंड में जल्दी जाता है, ये भी सही है। लेकिन मैं क्या करता था, मैं भी सुबह का ही यूज करता था। जैसे 11 बजे मैं सो जाता था, 10 से 11 के बीच में, और 6 से 7 के बीच में उठ जाता था। तो 7 बजे भी अगर आप उठते हैं तो मुझे लगता है, 6 से 7 भी अगर आप उठते हैं तो मुझे लगता है लेट नहीं है वो। और 6-7 बजे जब आप उठिए तो मेरा आपको क्या सजेशन है कि उठते ही, जैसे ही आप उठें, उठते ही आप 15 मिनट, जैसे बेड से जैसे ही आप उठे, आप 15-20 मिनट कुछ पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, जो रिवाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो पूरे दिन का जो माइंड है वो पढ़ाई की तरफ सेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सुबह जैसे उठे तो तुरंत मोबाइल उठाते हैं कि रात में किसी ने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं कर दिया। तो वो जहाँ आपने स्क्रीन देखा तो वो आपके दिमाग में सोशल मीडिया चला गया। तो मेरा रूटीन ये था कि 6-7 बजे उठा, तुरंत मैं कुछ पहले 15-20 मिनट पढ़ लेता था। नहीं समझ में आया तो आपको कोई वीडियो सुन लिया। सुनने के बाद फिर उठा, फिर अपना फ्रेशअप उशअप होके फिर नाश्ता वास्ता करके 9 बजे फिर बैठ जाता था। 9 से आप मान के चलिए कि 1-1:30 बजे तक कंटिन्यू। ओवरऑल कितना पढ़ते थे? ओवरऑल मैं आप ये मान के चलिए कि 8 घंटे सोने के अलावा, और क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना है तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 घंटे आप फैमिली को टाइम मैं दे देता था। तो आप 8-4 12 और 12 घंटे मैं पढ़ाई कर लेता था। अब इस पढ़ाई, हाँ 12 घंटे में पढ़ लेता था। लेकिन इस 12 घंटे में मैं आपको बताऊं कैसे, 12 घंटे आप कंटिन्यूस पढ़ नहीं सकते। हाँ, बीच बीच में ब्रेक लेते। हाँ, अब इस ब्रेक को आपको कैसे लेना है। ब्रेक में भी मैं, जैसे मान लीजिए कि अब आप पढ़ के थक गए, मैं जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे पढ़ा, पढ़ के थक गया, तो फिर मैं उसके बाद आपका कोई वीडियो लगाया कान में और ईयरफोन लगा के लेट गया और उसको सुनता रहा। तो आपकी आंख बंद हो गई, आपकी आंख को रिलैक्स हो गया, माइंड को भी रिलैक्स हो गया, और जो आपका रिवीजन है वो आपका वो भी चलता रहा, तो वो भी आपकी पढ़ाई हो गई। इवन मैं शाम को वॉकिंग के लिए निकलता था तो कान में ईयरफोन लगा लिया, उसमें आपका कुछ वर्ल्ड न्यूज़ आता है, गवर्नमेंट का AIR न्यूज़ आता है, वो लगा लिया, 15-20 मिनट वो सुन लिया, तो वॉकिंग भी हो गई और पढ़ाई भी हो गई। मतलब पूरा समय का सदुपयोग। हाँ, बस मेरे कहने मतलब आप 12 घंटे को आप ये मत समझिए कि आप 12 घंटे पढ़िए। 12 घंटे में आप 3 घंटा लिखिए, 6 घंटा पढ़िए, और बाकी के जो 3 घंटे हैं वो आप यूट्यूब से पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि आपको माइंड को भी रिलैक्स हो जाए। क्विज कब लगाते थे? क्विज मैं रात में सोने से पहले एक बार लगा लेता था, और मॉर्निंग उठता था तो आपके वही जो पापा पिक्स होते हैं वो देख लेता था, तो कुछ करंट अफेयर्स वो माइंड में सेट हो जाते थे। अगर कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, और जैसे समुद्रयान हो गया, चंद्रयान, इस तरीके की कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो वो सब मैं नोट कर लेता था। और वो मैं फाइनल, जब आपका ये मेंस का, जब मैं आंसर लिखने के लिए जाता था मेंस के पेपर में, तो फिर मैं उसको रिवाइज करके जाता था। अच्छा, हाँ। जैसे क्विज में 25 क्वेश्चन हम देते थे, तो अगर उसमें अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन गलत वगैरह हो जाते थे, हाँ, तो उसको मैं फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके क्विज में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे मान लीजिए जो सही हुआ उसी का आप साथ में एक छोटा सा आप एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, जरा सा रहता है, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था, और उसको नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग उठता था तो उसको एक बार रिवाइज कर लेता था, और एक बार नहीं रिवाइज करता था, जितने स्क्रीनशॉट थे उसको मैं हर दूसरे-तीसरे दिन रिवाइज कर लेता था। अच्छा। तो फिर अगली बार गलत नहीं होते थे। नोट्स वगैरह नहीं बनाते थे? नहीं, नोट्स मैंने मेंस के लिए बनाए थे। अच्छा, मैंने प्री का नोट्स नहीं बनाया था, बट मेंस के लिए मैंने नोट्स बना रखे थे। प्री का मैंने जैसे आपके स्क्रीनशॉट्स हो गए वो, और जो मतलब बेसिक जो है, बेसिक का जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब के मैंने बेसिक नोट्स बना रखे थे, क्योंकि मेंस में भी इसका यूज होता है, तो वो एक मैंने कवर कर लिया था। नोट्स तो थे मेरे, लेकिन मेंस में मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे, प्री के मैंने बहुत हल्के नोट्स बनाए थे। अच्छा। हाँ, प्री में, मेंस में क्वेश्चन सॉल्व खूब करता था, ये जरूरी। हार्ड वर्क, अनुशासन, धैर्य, मतलब परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, धैर्य, पेशेंस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सही मार्गदर्शन, गाइडेंस, ये 5 चीजें हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है चयनित होने में? इसमें मुझे जो ऐसा लगता है कि जो मार्गदर्शन है
वही सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉप पे। और सेकंड पे हार्ड वर्क। अगर मेहनत खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा। मार्गदर्शन सही डायरेक्शन नहीं मिला बस अगर आपने एक खूब मोटी किताब उठाई और उसको आप पढ़ते रह गए, खूब परिश्रम किए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर पहला चीज़ मार्गदर्शन है, जैसे आपने 50 पेज सेट कर लिए कि मुझे प्री के ये 50 पेज मतलब पढ़ना है, तो पढ़ने का मतलब आप उस 50 पेज को 50 बार पढ़िए और फिर आप मेहनत कीजिए। मतलब पहले मार्गदर्शन ये हो गया कि आपने अपना कंटेंट तैयार कर लिया। कंटेंट तैयार करने के बाद फिर आप मेहनत कीजिए, ना कि जो है आप 12-14 घंटे, आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं। कई लोग बताए 16 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। मैक्सिमम जो लोग पढ़ते होंगे तो 8 से 10 घंटे। में कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो उनको अच्छा, आपके लिए क्या जरूरी है? जो जब आप स्टूडेंट फेज में होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, नॉलेज लेना ज़्यादा जरूरी है कि सिलेक्शन लेना? नहीं, सिलेक्शन। यही तो बात है ना। हाँ। कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका मुख्य मेन जो टारगेट है वो है सेलेक्ट होना, ना कि नॉलेज लेना। देखिए, नॉलेज तो भरा पड़ा है, जीवन भर लेते। हाँ, आप लाइब्रेरी में जाइए, इतनी किताबें पढ़ी, आप पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। आप एग्ज़ाम पास कर लीजिए, उसके बाद फिर आप नॉलेज लेते रहिए। नॉलेज लीजिए, लेकिन वही नॉलेज लीजिए जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। ये मुख्य चीज़ है। सफलता क्या है आपके हिसाब से? सफलता मेरे ख्याल से अगर आप संतुष्ट हैं तो वही सफलता है। जीवन जिस काम में आपको खुशी मिले और जिस काम को करने के बाद आपको लगे कि नहीं ठीक है, मैंने जो अचीवमेंट था मेरा। जैसे अगर पढ़ाई मैंने की और नहीं भी सिलेक्शन हुआ, तो कम से कम मेरे अंदर एक ऐसी प्रैक्टिस तो बन गई कि मैं किसी काम में जुट सकता हूँ। 8 से 10 से 12 घंटे मैं दे सकता हूँ। कल को अगर मुझे बिजनेस भी करना रहता, एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी रहती, तो मैं कम से कम 12 घंटे के लिए अपने आप को तैयार तो कर लिया हूँ। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आप ये मान के चलिए आपने मेहनत किया है और वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा ही करेंगे और नौकरी पाना ही सफलता नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। जैसे लाखों लोग, जैसे 5 लाख लोग परीक्षा देते हैं, 5 लाख में 500 लोग होते हैं। अब क्या जो बाकी के जो 4 लाख जितने भी बचे, क्या वो सब बेकार है? नहीं, वो भी उतने ही टैलेंटेड हैं जितने कि हम हैं। मैंने तो ट्रेनिंग किया इतने टैलेंटेड लोगों के साथ, तो मुझे समझ में आया कि हमारे में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। हमने बस एक एग्ज़ाम पास कर लिया भाई, वो ट्रिक से हुआ, मेहनत से हुआ, चाहे जैसे हुआ। और आप कल को आप पास कर लेंगे तो आप भी हो जाएंगे। आप नहीं पास किए तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप में टैलेंट नहीं है भाई। आप ये बताइए कि अगर कोई भी राजनेता हो, क्या आज अगर मोदी जी IAS का एग्ज़ाम दें तो क्या पास कर जाएंगे? नहीं पास कर पाएंगे। तो लेकिन क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है? भाई वो सबसे टैलेंटेड है। तो हाँ, तो आप अपने टैलेंट को देखिए कि आप किस तरफ आपकी मेहनत सफल हो सकती है। तमाम काम है, आप बिजनेस कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, आप अपने क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। आजकल तो इतनी इमर्जिंग फील्ड है, AI है, मतलब हर जगह अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आप इसमें 3-4 अटेम्प्ट दीजिए और नहीं होता है तो आप कोई एक फील्ड सेलेक्ट कीजिए और हो जाइए। अभी आपने देखिए, आपने कहाँ से शुरू किया था? मैं तो 2016 में, अभी आपने ज्ञान जी ने बताया कि 2016 में शुरू किया था। अभी देखिए 9 साल में इन्होंने एक पूरा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न बना दिया है। यूनिकॉर्न तो नहीं हुआ खैर। तो यूनिकॉर्न हो जाएगा, यूनिकॉर्न हो जाएगा, हमारी शुभकामना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क और कहीं ना कहीं आप में एक विज़न होगा, आप उस विज़न पे चल रहे होंगे। आपका टारगेट आपको आज के 5 साल बाद का दिख रहा होगा कि मेरा टारगेट आज के 5 साल बाद मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत कीजिए और सब हो जाएगा। सही दिशा में मेहनत कीजिए। सफल होना जरूरी है कि सेटिस्फाइड होना जरूरी है? मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अच्छा। उसके बाद, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड तभी होते हैं जब आप कहीं ना कहीं सफल होते हैं। सफलता का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ अचीव कर लीजिए। आप अपने आप को सफल मानते हैं कि सेटिस्फाइड? मुझे लगता है मैं तो सफल भी हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ है ना। अगर मैं सफल नहीं था, किसी भी तरह के क्वेश्चनों से विचलित नहीं होते। नहीं, कोई विचलन नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने गांव अभी भी जाता हूं, तो मेरे दोस्त यही बोलते हैं कि मतलब तुम इतने बड़े पोस्ट पे चले गए
और कुछ बदले नहीं। तो मैंने कहा देखो, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब भी मैं लोगों के साथ ऐसा ही था, और मैं यही बात कहता था कि सफल होना और ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि आप अपना मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए। सफल हो गए तो ठीक है, नहीं फिर कहीं और ट्राई करेंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। शादी आपकी हो रखी है? शादी हो रखी है? हाँ, शादी हो रखी है हमारी। बच्चे भी हैं? हाँ, 2012 में हमारी शादी हुई थी। तो वाइफ हाउस वाइफ है कि हाँ, हाउस वाइफ है मैडम, और उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा तैयारी में, क्योंकि उस समय तैयारी के टाइम मेरा एक 3 साल का बच्चा है, लड़का है, और एक अभी हुआ है पिछले साल 2023 में, अभी 2 साल का वो भी हो गया। तो जिस समय मैं तैयारी कर रहा था, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो कहते हैं कि भैया हमारी शादी हो गई, अब हम कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। बहरहाल जो आपकी वाइफ हैं, जो आपकी मैडम हैं, वो आपके सपोर्ट में रहे तो हमारी मैडम का बहुत बड़ा, हाँ, हमारी मैडम का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपकी सफलता में भी आपकी मैडम का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अगर मैडम आपकी सपोर्टिव हैं, आपकी वाइफ सपोर्टिव हैं, तो अब जैसे मेरा बच्चा था, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे रूम में आ जाता था और फिर मुझे पढ़ने नहीं देता था, वो मेरे टेबल पे चढ़ जाता था। फिर मैं क्या करता था, मैं छत पे चला जाता था, उसको बिना बताए, फिर धीरे छत पे जाता था, वहाँ 2-3 घंटे पढ़ के आ जाता था। तो फिर कहीं देखिए, कहीं ना कहीं मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। जब आपके पास टारगेट हो, विजन हो, तो हो जाता है। तो मतलब ये नहीं है कि भाई शादीशुदा हो तो नहीं हो सकता है। सर की 2012 में शादी हुई और सिलेक्शन हुआ 2022 में, 10 साल बाद। 10 साल। अभी उसमें अब आप ये देखिए कि मेरे पास कोई उस समय सर्वेंट नहीं था कि जो मेरा सब्जी ले आए, आटा पिसा के ले आए, सामान ले आए, मुझे खुद ले आना पड़ता था। तो शाम को मैंने 1 घंटा फिक्स कर लिया था, 1 घंटा में निकल जाता था जो घर का सामान, घर के काम, हाँ, घर के काम है, आटा जो भी बस मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि जैसे अगर आप 3 से 4 घंटे फैमिली को भी देते हैं तो बहुत है। और अगर आप बस 12 घंटे आप सेट कर लीजिए कि 4 घंटे आप पढ़िए, 3 से 4 घंटे आप पढ़िए, 2-3 घंटे लिखिए, और 2-3 घंटे आप यूट्यूब और जो आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ से आपको पढ़ाई में मेहनत कम करनी पड़े और आपका रिवीजन हो जाए, वो सब चीज़ें, मतलब आप सब मैनेज करके चलिए तो मेरे ख्याल से सब हो जाएगा। मेरा आप डाइवर्ट मत होइए कि जो है इसका फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आ गया, इसको चैटिंग कर ली, उसको चैटिंग कर ली। कभी ऐसा हुआ है कि जब आप एसडीएम के तौर पे थे और कोई डिसीजन आपने बाकायदा एसओपी फॉलो करके लिया, लेकिन फिर किसी प्रतिनिधि का हाँ, हो गया, वो हो चुका है मेरे साथ, भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, तो क्या मतलब नहीं हुआ। देखिए उसके परिणाम आपको बताइए बिना नाम लिए। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, एक मैं अपना नाम तो खैर किसी का नहीं लूँगा, लेकिन ये कि आप जब हार्ड डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। तो जब आप, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप ऐसे पद पर हैं तो ऐसे डिसीजन लेने के लिए तो हम हैं। बिल्कुल भाई, अगर हम अवैध निर्माण नहीं तुड़वाएंगे, अच्छा, तो लेकिन ये है कि देखिए ये सब पार्ट ऑफ सर्विस है, पार्ट ऑफ जॉब है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो कोई खुश होता है, कोई नाखुश होता है, और यही तो इस सर्विस की एक मतलब खासियत है, क्योंकि हर आदमी नियम से चलना भी नहीं चाहता। हाँ, नहीं चलना चाहता है। और जब आप अब जैसे एक अब खैर ये सब तो सर्विस की चीज़ें हैं, सब नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन ये है कि मैं ये मानता हूँ कि आप अपने इनर वॉइस को सुनिए और डिसीजन लीजिए। अब जैसे मैंने डिसीजन लिया, हटा दिया, कोई बात नहीं, फिर जब सब डिवीज़न मिलना होगा तो मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम उस पद पर हैं तो ये सब डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, और हार्ड डिसीजन तो लेना पड़ता है। आपकी लाइफ का मोटिवेशन क्या है? मेरी लाइफ मोटिवेशन किसी गुरु को सुनते हैं, जैसे आजकल कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि अपना इनर मोटिवेशन का यूज़ करते हैं। नहीं, इनर मोटिवेशन तो खैर है ही है। बाकी मेरे वैसे मोटिवेशन में विवेकानंद जी हैं, जिनको मैं अपना पूरा आदर्श मानता हूँ, और स्टार्टिंग से ही मैंने उनको स्टडी किया। उनकी एक बहुत पतली सी बुक है, मैं सभी को कहूँगा वो पढ़ें, व्यक्तित्व का विकास। बहुत पतली सी है और अराउंड मुझे लगता है 50 से 60 पेज की है। उसको मैंने, जैसे मैं बताया ना कि मैं रिवीजन, उस बुक को भी मैंने करीब 50 से 60 बार पढ़ा। अच्छा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक आज आपने पढ़ा कोई चीज़, मोटिवेट हुए, कल सुबह आप उठे फिर मोटिवेशन डाउन हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ घटना घटी, मोटिवेशन डाउन। तो हर दिन का मोटिवेशन मुझे लगता है कि आपको रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना ही ज़रूरी है।
हाँ, निगेटिव चीज़ से आप दूर रहिए। ऐसी न्यूज़ ना तो आप सोशल मीडिया पे खोलिए कि जो निगेटिव हो। आप सरकार के हम एक पार्ट हैं, सरकार की तमाम योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं और सरकार की योजनाओं को हम लोग धरातल पर ले आते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग उससे कैसे लाभान्वित होते हैं, कैसे लोग खुश होते हैं। अभी आप देखिए पीएम आवास योजना में करोड़ों लोगों को घर मिला और जब हम लोग देखते हैं कि लोगों को घर मिला हुआ है, लोगों को तमाम पेंशन मिलती है, लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, तो लोग कितने खुश होते हैं। जब हम लोग किसी की समस्या का समाधान तहसील में कर देते हैं तो उसके चेहरे पे जब खुशी होती है तो वही हमारा मोटिवेशन हो जाता है, फिर हमारा दिन एकदम बढ़िया हो जाता है। जैसे अगर हमने किसी का पैमाइश बहुत दिनों से नहीं हो रहा था और हमने लेखपाल और कानूनों को भेज के करवा दिया, तो अगली बार जब हम उसको देखते हैं मिलता है तो फिर हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाता है कि चलो आज हमने कुछ किया। तो यही बस जब हम अच्छा करते हैं तो वही हमारे लिए। किसी बच्चे स्कूल में गए, वहाँ पे हमने कुछ किसी कार्यक्रम में किसी बच्चे को देखा, फिर उससे कुछ हमने मोटिवेशन लिया, वहाँ हमने कुछ अच्छा काम किया, तो यही सब मोटिवेशन रहता है सर्विस में। तो इसीलिए जो अगर आप हार्ड डिसीजन लीजिए, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भुगतते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो पार्ट ऑफ आगे का मतलब, हाँ, इतना आगे का सोचने की जरूरत नहीं है, सब पार्ट बाई पार्ट है। अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ भी जा रही है तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, गो विद द फ्लो, बस बढ़िया अपना उसी सही काम कीजिए। आप किसी से लड़िए मत। देखिए हम यहाँ किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हम सही काम कर रहे हैं, सही काम आप कीजिए और सपोर्ट भी करते हैं, अधिकारी सपोर्ट भी करते हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि भी हमारे सपोर्ट करते हैं और मीडिया भी सपोर्ट करती है। आप देखिए मीडिया में भी पॉजिटिव लोग हैं, अच्छी अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, तो हर वर्ग में पॉजिटिव लोग हैं। तो मुझे लगता है पॉजिटिव को हमें सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी यूपी पीसीएस का मेंस का रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू के लिए लोग जाएंगे, इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ टिप्स? इंटरव्यू के लिए कुछ मॉक्स मैं कहूँगा कि अगर कर पाए तो मॉक्स कर लीजिए, करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लें और आपके चैनल को फॉलो कर लें। ये भी मैं कहूँगा कि आपके चैनल से भी मेरे टाइम में मुझे याद है कि एक प्रोग्राम चला था जो केवल हाँ इंटरव्यूज़ भी आप लोग कंडक्ट कराते हैं, तो कई मॉक्स कर लें, जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ से मॉक्स कर लें, क्योंकि मॉक्स का ही सबसे बड़ा फ़ायदा है। वहाँ आपको आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो जो है आपको पता चलते हैं। और ये भी जब इंटरव्यू हुआ था तो कुछ याद है कि किस तरह से कोई ऐसा कुछ? मेरे इंटरव्यू में अच्छा था। मेरा 3 इंटरव्यू मैंने दिए, 20, 21, 22 के। तो खैर मेरे केस में तो मार्क्स मेरे घटते चले गए। पहले में मुझे 65 मिला था, फिर 61 मिला, फिर 56 मिला। और आप सभी को बताऊं कि जब मेरा 56 मिला तब मैं एसडीएम बना, और जब 65 मिला था तो मैं नहीं बना था। तो इसमें जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इंटरव्यू से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। पहला चीज़ तो इंटरव्यू से आपका कोई सिलेक्शन फाइनली डिसाइड नहीं होना है। फाइनली जो डिसीजन है वो आपके जो मेंस के जो मार्क्स 1500, बस आप ये ऐसे ही आप समझ लीजिए कि अगर 1500 मार्क्स में आपके नंबर टॉप पे हैं तो 100, आई थिंक 100 ही है अभी, 100 है। 100 में अगर आप मैक्सिमम आई थिंक 75 to 80 पा जाएंगे और मिनिमम आपको 55 to 60 तो मिलना ही है। तो 15 से 20 मार्क्स का फ़र्क रहेगा। हाँ, आप अपना मेहनत कीजिए। अगर ये मेंस ही में आप 100 ऊपर लिए बैठे हो बस, तो कोई क्या ही कर तो अगर आप मेंस में टॉप पे हैं तो फिर इंटरव्यू का कोई बहुत वो नहीं है। बहरहाल आप कोशिश कीजिए कि जितना भी सुधार हो सकता है इंटरव्यू में आप वो ले आइए, लेकिन टेंशन लेके आप इंटरव्यू को आप फेस मत कीजिए। बट टेंशन तो वहाँ दे देते हैं ना। हाँ, वो दे देते हैं, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम बिंदास होके जाइए। वो बताइए वहाँ पे जैसे जो 4 लोग बैठे रहते हैं उसमें से एक पूछता है, 3 नोट करते हैं। हाँ। और जनरली वो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं जिनके आंसर ही नहीं होते। हाँ, मुझसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। मैं सोशोलॉजी से था तो समाजशास्त्र का एक क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन को मैंने एक बार बताया, फिर जो मैडम थी बोर्ड की उन्होंने कहा कि नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी। हाँ, नहीं क्रॉस क्वेश्चन नहीं, ये आंसर नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि मैम मैं गेस करूं, वो गेस भी गलत हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैम ये हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो असल में ऐसा होता है इंटरव्यू का, मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँ। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे वही चीज़ सुनना चाहता है जो आंसर उसने अपने माइंड में मेकअप कर रखा है।
मान लीजिए कोई थ्योरी का कोई क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है तो दिल्ली है, वो तो श्योर है। लेकिन मान लीजिए कोई कल्चरल कोई क्वेश्चन है और कोई सिचुएशनल कोई क्वेश्चन है कि आपको कोई सिचुएशन दे दिया, तो आपसे वो आंसर सुनना चाहते हैं जो उनके दिमाग में सेट है। तो मान लीजिए नहीं आया अगर, तो क्या नहीं आया तो कोई बात नहीं। तब उन्होंने फिर जब हमने 3 बार ट्राई किया और मैम हमसे संतुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने खुद उसका आंसर बताया। उसका आंसर बताया और बताने के बाद तब उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये सही है, तो मैंने कहा हाँ मैम ये सही है। तो इंटरव्यू का जो मुझे ऐसा समझ में आता है कि इंटरव्यू में आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कैसे वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट है कि नहीं, कांपने तो नहीं लगे कि बस क्वेश्चन नहीं हुआ, सर मेरा तो सब खत्म। हाँ, तो आपको बिल्कुल एकदम बिंदास जाइए। मैं तो ये कहूँगा इंटरव्यू में आप एकदम बिंदास जाइए। आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे आप जा रहे हैं तो बस 4 इंटेलेक्चुअल बहुत ही आपसे सुपर सीनियर हैं, तो आप उनसे रेस्पेक्ट के साथ और कर्टसी के साथ पेश आइए। जो भी कहते हैं, अगर आपको नहीं आता है, मुझे लगता है मुझसे करीब 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैंने 6 या 7 क्वेश्चन के ही आंसर, जीएसटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने डायरेक्टली मना कर दिया कि सर, आई थिंक कोई इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने हमसे पूछा तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन सीधे पूछते गए, मैं ना करता गया कि सॉरी सर। अच्छा, मतलब 15 में से सिर्फ 6-7? हाँ, 6-7 ही बताया, बाकी 9 में मना कर दिया। 9 में मैंने सीधे मना कर दिया कि सर मुझे जानकारी नहीं है। तो मतलब इससे ये सीखने को मिलता है भाई कि नहीं आता है तो जबरदस्ती वहाँ पे ओवर मत बोलो, बस वो तुम्हारे भी सुपर है, बस जो तुम आज बनना चाह रहे हो वो कई सालों से वो बन के उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं। झूठ मत बोलिएगा। मतलब मैं सारे व्यूअर्स को ये कहूंगा, झूठ कुछ मत बोलिए। अगर आपको, मैं तो कहूंगा अगर 15 में से 15 ना आए ना, तो खैर ऐसा तो खैर नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, मतलब जनरली करंट अफेयर से भी। हाँ, या अगर आपने कोई पढ़ाई कर रखी है, जैसे मान लीजिए मेरे पास LLB थी। अब मैं आपको बताऊं, मैंने 2011 में LLB की थी। अब 2011 की LLB से आप आज बताइए, आज में कितने चीज उसमें याद होगी। और उन्होंने हमसे 15 में से करीब 4 सवाल LLB के पूछ लिए। अब उन्होंने हमसे कहा सेक्शन 119 क्या है IPC का। अब सीधे ही मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि इवन मैंने ये भी कहा कि सर मैं कुछ गेस करूं। हाँ, आप ये है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ये पहले पूछ लीजिए, परमिशन लीजिए। हाँ, कि सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ, तो अगर वो कहें तो आप फिर बताइए, गेस करके बताएंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सीधे, आप उन्होंने कहा सेक्शन 119 क्या है, आपने कह दिया थेफ्ट, तो वो सीधे पकड़ लेंगे झूठ बोल रहा है। ये चीज है। तो मतलब थोड़ा आराम से कूलली रहो। इंटरव्यू में एकदम बिंदास होके जाइए, बाहर पानी वानी पीजिए, चाय वाय भी वहाँ मिलती है, चाय पानी पी के बढ़िया एकदम जाइए। आप ये खुश होके जाइए कि आप 4 बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने जा रहे हैं। आपको एक गर्व होना चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँचे। और अब जैसे मेरा ही 2 बार नहीं हुआ था तो थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन हुआ था, लेकिन यह है कि क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट नहीं आता है ना तो बहुत दुख लगता है। ऐसा लगता है कि बताओ कहाँ गलती हो गई। हाँ, कि मतलब अब क्या होगा, ये तो मैंने जितना सालों से पढ़ाई किया था सब बर्बाद हो गया। तो ये सब डिमोरलाइजेशन होता है, लेकिन वो होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही प्रतिभावान हैं जो आप कम से कम इंटरव्यू तक पहुँचे, आपने इतनी चीज़ों को फेस किया, तो खुश होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा देर और बस। जैसे आपने बताया कि आपके बैच के SDM थे, ये जो आपके बैच थे उनमें से कितने लोग SCS को जानते थे? मुझे ऐसा लगता है कि 39 में से 28 to 30 लोगों ने मुझसे तो ये जिक्र किया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से उन्होंने लाभ लिया है। जैसे कुछ ना कुछ वीडियोस ही देखी हूँ, चाहे आपकी पापा वीडियो हो, चाहे आपके टेलीग्राम चैनल हो। टेलीग्राम से तो मुझे लगता है लगभग सब लोग जुड़े थे। पापा पिक जो है वो पापा पिक से, और जो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं हाँ, उससे भी जुड़े थे। अपने कई लोगों का शायद इंटरव्यू भी लिया था, तो कई लोग जुड़े थे हमारे साथ। तो ट्रेनिंग हुई तो मुझे तो क्या जानकारी है ही है कि कहीं ना कहीं लगभग सब लोग जुड़े थे, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम भी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम भी कर रहे हैं। तो जो हिंदी वाले थे वो तो हिंदी का तो मैं कहूँगा 100% लोग जुड़े हुए हैं आपसे। और इंग्लिश का भी मुझे लगता है कि 62 क्योंकि इंग्लिश कोई करता नहीं था। हाँ, इंग्लिश तो अब धीरे धीरे आपने अभी आई थिंक 2 साल 3 साल से शुरू किया है। मेरे टाइम में ही शुरू हुआ, शुरू से ही था 2000 बाइलिंगुअल ही था हमारा तो शुरू से। अच्छा, तो है। और रोल आपका बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं।
जो है आपका चैनल और आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। जो स्टूडेंट शुरुआत की तैयारी से लेकर अंत तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भरोसा करना चाहते हैं, इवन जो हमारे फ्री इनिशिएटिव हैं, पापा वीडियोज है, CS डेली क्विज है, पापा पिक्स है, हर चीज जैसे टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब हम दे देते हैं। तो अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव से जुड़ना चाहें तो आप उनको क्या सुझाव सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो आपके अगर कुछ पेड ग्रुप्स हैं या पेड आपके तरीके हैं उससे जुड़ जाएं। और अगर इकोनॉमिकली नहीं इतने स्ट्रांग हैं तो भी अब जैसे जितने भी आपके वीडियोस हैं, अगर टॉपिक वाइज जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, अगर इसके आपके जो फ्री इनिशिएटिव से भी वो जुड़ें, बट उसको बार बार रिवाइज करें। रिवीजन में जो मुख्य चीज़ है वो है रिवीजन। अगर उसको वो बार बार रिवाइज करते हैं, मतलब एक ही वीडियो को अगर इम्पोर्टेंट वीडियो हो और उसको अगर वो 8 से 10 बार, 20 बार, 50 बार देखें, सुने, नोट्स बनाएं, तो मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन आराम से मतलब एक सोर्स पकड़ो, बस उसी को 10 बस 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 वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीपीसीएस के लिए मान सकते हैं। और बाकी यूपीपीसीएस के लिए तो आपका चैनल मुझे लगता है बेस्ट है। और अगर कंटिन्यूस अगर आपके चैनल को फॉलो करें, बट वही है कि कई कंटेंट पे ना जाएं। हाँ, मतलब ये फिक्स कंटेंट कर लें, 20 जगह कर लिया। हाँ, किसी को नहीं। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि मंथली जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जिनका आप पापा वीडियो भी लास्ट में बना देते हैं, 12 महीने का, वो अब जैसे उसको मैंने डाउनलोड कर लिया था और डाउनलोड करके और उसको मैंने मतलब कई बार, मतलब मैं वॉकिंग करता था तो उसको कान में लगा लेता था और उसको सुनता रहता था, तो वो दिमाग में सेट हो गया। तो जैसे ही क्वेश्चन आता था मैं सही टिक कर देता था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए भी आप थोड़ा सा और स्ट्रांग हो। हाँ, क्योंकि यूपीएससी का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड पे अलग रहता है। तो उसमें भी मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस आपके यूपीएससी लेवल के हैं। हाँ, अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, उसमें हमारे पास स्टूडेंट ने भेजा। हालांकि हम यूपीएससी का कोई बैच नहीं चलाते हैं, हम बेसिकली पीसीएस के प्लेयर हैं। तो उसमें बताया कि भाई हमारे प्री वाले जो कंपाइलेशन लिस्टिंग और ये सब डेली क्विज वगैरह मिला के 45 क्वेश्चन आ गए 100 में से। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूपीएससी का, तो लोग कहते हैं हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं। तो यूपीएससी में भी आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन में अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी एसिड रेन से संबंधित क्वेश्चन है, वो एक आता है रेगुलर, तो कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं जो 30 से 40 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं। तो उसमें आपका रोल अभी भी है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आपका चैनल जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि एक वरदान है। क्योंकि हिंदी मीडियम में आप जो मेंस का भी जो कराते हैं प्रैक्टिस, हमारा सब कुछ बाइलिंगुअल है शुरू से। क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं इंग्लिश में पहले उसको डेवलप करता हूँ, फिर मैं उसको जो है, जैसे हमारी टीम अभी उसी तरह से डेवलप हुई जैसे मैंने स्टार्ट किया था, इंग्लिश में बनाया, फिर उसको हिंदी में किया, फिर वो दोनों भाषाओं में करके दे दिया। इसमें मैं एक सलाह ये भी आपको दूंगा, जैसे एक योजना मैगजीन जो आती है, कुछ कंटेंट आप वहाँ से ले लीजिए, उसको आप मेंस में यूज अभी हमने 2 साल से इम्प्लीमेंट किया है कि योजना का हम समरी देते हैं। हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मेरा जीएस सेकेंड एंड थर्ड में 116 और 120 क्वेश्चन नंबर मार्क्स थे, और उसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं उसी में श्योर था, क्योंकि मेंस में मैंने जीएस में इसीलिए मैंने इतनी मेहनत कर ली थी कि अगर इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम हो जाए तो वो कवर कर जाए, और वही हुआ मेरे साथ। मैंने मेंस में इतना मार्क्स कवर कर लिया था। तो उसमें योजना जो मैगजीन आती है सरकार की, उस योजना मैगजीन का बहुत बड़ा रोल है। इवन हम अभी क्या करते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, ये तीनों की मंथली समरी मेंस में हर महीने दे रहे हैं पिछले 3 साल से। कुरुक्षेत्र को तो मैं कहूँगा आप केवल योजना पे फोकस कीजिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र क्या है, बस क्योंकि उसमें जो सरकार की योजनाएं हैं, जब हम उसको आंसर में डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है उसको ये पता रहता है कि ये लड़का जो है, ये लड़का लड़की जो भी ये सरकार की योजनाओं से अवगत है, और ये जब प्रशासन में जाएगा तो ये सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाएगा।
तो मैं सभी को ये कहूँगा कि योजना मैगजीन पे फोकस करें, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो लें और उसको अपने आंसर में डालें। वो प्री में भी आपका यूज हो जाएगा और मेंस में भी यूज हो जाएगा। अच्छा, प्री में जैसे अभी हम लोग करीबन 1300 पेज का मटेरियल देते हैं, ठीक है, तो हमारी अभी थोड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे थे लोग कि भाई सब्जेक्ट वाइज 20-20, 30-30 पन्ने में आजकल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो एग्जाम है इतना तेजी से इसका पैटर्न डायनामिक होता जा रहा है, इस बार का आप पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चंस का लेवल इतना बढ़िया बनाया है आयोग ने, मैक्सिमम क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग है ना, क्रोनोलॉजी इवन करंट में भी वो ले आए हैं। मान लीजिए 4 लोग फेमस लोग पर्सन न्यूज वाले जो है डेथ हुई उनकी ऑब्ituary हुआ, उनको क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं। एक लोकसभा स्पीकर का भी क्वेश्चन आया था, वो भी तो क्रोनोलॉजी इस टाइप के लिए मैं कहता हूँ कि भाई 1300 तो मेरे हिसाब से मिनिमम इतना पढ़ना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं नहीं 20 पन्ने दो तब हम माने। नहीं, अगर मैं ये कहूँगा अगर आपके पास समय है, समय का मतलब अगर 6 महीने है, फिर तो आप 1300 पेज को जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा ना, आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 150 में एटलीस्ट 135 अटेम्प्ट करना। मेन चीज तो कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर कर, अगर आप वो कट ऑफ ही नहीं पहुंचेंगे तो अगर आप 20-30 पेज पढ़ लिए और आप 70-80 क्वेश्चन सही किए, सिलेक्शन ना हुआ तो क्या फ़ायदा। तो आपका जो पूरा सिलेबस है अगर वो 1300 पेज में कवर हो रहा है, सिलेबस की मैं सिलेबस कर रहा हूँ मैं, अगर सिलेबस आपका कवर है 1300 पेज में तो वो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो उसी तब बताइए भी है। तो अगर सब्जेक्ट वाइज सिर्फ स्टैटिक वाला जोड़ा जाए तो सिर्फ 700-800 है। हाँ, अब आप 1300 के हिसाब से आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 पेज पढ़ना है। तो अगर आपने 10 पेज 10 बार पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। तो अगर 1300 पेज में आपका 130 क्वेश्चन भी तैयार हो जा रहा है तो आपका सिलेक्शन हो गया। प्रीलिम्स जैसे आपका हुआ तो प्रीलिम्स के लिए जो है आप क्या क्रेडिट देंगे? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुआ, कैसे हुआ? नहीं, प्रीलिम्स तो मेरा आपके चैनल से ही हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए लास्ट में रैपिड फायर और कर लेते हैं। आपके दृष्टिकोण से जीवन क्या है, सिर्फ 2 पंक्तियों में? जीवन, अगर आप संतुष्ट हैं तो जीवन सफल है। सफलता बता चुके हैं आप। धर्म क्या है? धर्म देखिए, आप अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है अगर आप उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से धर्म वही है। मनुष्य किताबों से सीखता है या अनुभवों से? मेरे ख्याल से अनुभव से ही सीखता है। किताब तो एक मतलब है, एक पार्ट है, लेकिन अनुभव बेस्ट है। आपके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे तो प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ही हैं। कोई पसंदीदा फिल्म, एक्टर, एक्ट्रेस? पसंदीदा फिल्म तो ऐसे कुछ है नहीं, बट शोले। फिल्म देखते ही नहीं है? हाँ, नहीं, फिल्म मैं बहुत सालों से नहीं देखा। जब से मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने फिल्म नहीं देखी। एसडीएम बनने के बाद नहीं देखा मैंने। मेरा कोई शौक ही नहीं है फिल्म देखने का। हाँ, यूट्यूब में टाइम में क्या करते हैं? मैं म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा। हाँ, म्यूजिक सुनता हूँ मैं, ट्रेडिशनल भी सुनता हूँ। अब जैसे आपके नए में हनी सिंह को सुनता हूँ और सिद्धू मूसेवाला को भी सुनता हूँ, पुराने में भी आपके किशोर कुमार को भी सुनता हूँ। और तो मतलब मिक्सअप है मेरा, लगभग सारे नए पुराने सारे सिंगर्स को सुनता हूँ। कोई फेवरेट बुक? फेवरेट बुक हमारी वही व्यक्तित्व का विकास एक है जो विवेकानंद जी ने लिखी है। ऐसे किसी एक व्यक्ति के बारे में बताएं जिन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। योगदान तो सभी का है, गुरुजी हमारे जो टीचर्स रहे उनका है, मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, और वाइफ नहीं है? हैं तो समझ नहीं, हमारी पत्नी का तो इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान है। अब ये है, देखिए, जब टीचर्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें शेप अप किया। हाँ, ये है कि ये जो सफलता है कि हमारे बिना मैडम के, हमारे बिना पत्नी के तो खैर नहीं हो पाती। तो ये वो एक व्यक्ति मैडम है। हाँ, आप कह सकते हैं इस सफलता में तो वो है। बाकी ओवरऑल अगर हमारे पर्सनालिटी की बात करें तो हमारे पूरे परिवार का और हमारे जो टीचर्स हैं वो है। और सबसे बड़ा मैं इसमें सबसे बड़ा रोल तो मैं बताना ही आप भूल गया, जो हमारी एयरफोर्स है, जो हमारी सेना है, इंडियन एयरफोर्स, जहाँ मैं 20 साल रहा। तो आज जो आप हमारी पर्सनालिटी देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रोल है तो वो भारतीय वायुसेना का है। और भारतीय वायुसेना में काम करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने हमारे सैनिक हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए। जब अगर मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं या जितने भी सैनिक हैं वो सब यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मतलब एक्स सर्विसमैन जो है एसडीएम तक बन सकते हैं? आराम से आप एसडीएम बन सकते हैं, सब रजिस्ट्रार बन सकते हैं। कोई आपसे ये वीडियो जाएगा, कुछ अगर कोई किसी का डाउट हो, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो,
उस वीडियो पे कमेंट करेगा आप थोड़ा आप आंसर दे बिल्कुल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम सजेस्ट करेंगे। और कई चैनल्स पे मेरे नंबर्स भी हैं, मेरा नंबर बहुत ही सर्कुलेटेड है। अच्छा। आप मुझ तक पहुंच एकदम आसान है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें किसी तरह से। कोई ऐसी 2 बैड हैबिट बताइए जो आप बदलना चाहेंगे आगे जीवन में? एक तो लेट उठता हूँ, अच्छा, ठीक है, और ज़्यादा सोता हूँ। ये दोनों तो अच्छी चीज है। नहीं, तो ज़्यादा सोता हूँ का मतलब ये है कि कभी मैं 8 घंटे से भी ज़्यादा सो जाता हूँ। हम्म, तो मौका मिलता है तो सो जाता हूँ, और ज़रूरत रहती है अगर सरकार या लोगों का काम है तो जगा रहता हूँ। लेकिन जैसे मौका मिलता है तो मैं सो जाता सो हूँ। जाते हाँ हैं, हाँ, एक मैं इसमें मतलब और मैं कहूँगा कि जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो एक यूट्यूब पे आप देखेंगे कि योग निद्रा भी आती है। अच्छा। तो योग निद्रा ने भी काफ़ी मुझे हेल्प किया। अगर आप लगे कि थोड़ा सा आप मानसिक तनाव में हैं, पढ़ के ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं, तो आप आधे घंटे का योग निद्रा जरूर कर लें, माइंड फ्रेश अप हो जाता है। क्या होता है योग निद्रा? योग निद्रा में आप जितने भी आपके थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं वो सारे थॉट्स आपके डिलीट हो जाते हैं। अच्छा। आपका माइंड एक फ्रेश अप हो जाता है, और आप एक नई ऊर्जा के साथ आप फिर से काम करने लगते हैं। तो मैं दिन में 15 मिनट आधा घंटा में करता था। 3 क्वालिटी बताइए जो यूपी पीसीएस एस्पिरेंट के अंदर जरूर होनी चाहिए। एक तो ज़्यादा मत पढ़िए, मतलब To the फोकस्ड, point पढ़िए। टू द पॉइंट पढ़िए, फोकस्ड रहिए, ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क कीजिए, और रिवीजन रिवीजन सबसे वो तो इम्पोर्टेंट आपने है। पूरे हाँ, इंटरव्यू में बस। कई बार तो क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी जो समस्या है कि लोग किताब उठाते हैं, मैं पढ़ते जाते हैं लेकिन बस। रिवीजन नहीं करते। अब जैसे एनसीईआरटी उठा लिए और एनसीईआरटी 6 से 12 तक पूरा खरीद लाए और रैक में रख दिए, और उसके बाद एक एक पढ़े जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं। तो आप एकदम बहुत ही कंसाइज पढ़िए, कम पढ़िए, और रिवीजन कीजिए। मतलब मैं तो ये कहूँगा एक बार जो आज आप पढ़िए उसको आप कम से कम 50 बार पढ़िए। आपके जीवन में 2 ऐसे फेस या सिचुएशंस के बारे में बताइए। एक वो जहाँ पे आप जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, सबसे ज्यादा खुश थे, और एक जब सबसे ज्यादा दुखी थे। एक तो जब एयरफोर्स में मेरी जॉब लगी थी तब मैं खुश था, और एक जब यहाँ मैं डिप्टी कलेक्टर बना। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा खुश कौन था? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो जब यहाँ डिप्टी कलेक्टर बने। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आप एक पब्लिक फेस बन गए। जब एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, लोगों ने जाना और लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब मैं यहाँ इसमें सेलेक्ट हुआ तो जब मैं अपने वहाँ गया कप्तानगंज बस्ती, तो लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया, फूल माला हाँ, तो वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा था लाइफ का। जीना चाहिए। हाँ। जब इतनी मेहनत करी थी, एक बार जो है उसको एंजॉय तो करना हाँ, चाहिए। और बैड मोमेंट मुझे लगता है ये रहा कि जब सिलेक्शन नहीं हुआ, जब रिजल्ट आया 2021 में, मैं आपको बताऊं 2022 में मैंने 21 के मुकाबले कम मेहनत की थी। अच्छा। और मैं एसडीएम हो गया, लेकिन 21 में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और मेरा रिजल्ट आया, मैं 2021 में फाइनल नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ही बैठ गया। मैंने कहा कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद नहीं हुआ, इतनी मेहनत मैंने की थी 21 में कि मैं क्या बताऊं। तो तभी लगने लगा होगा अरे यार हाँ, सब ऐसे ही है, मतलब क्या फ़ायदा। तो लेकिन ये है कि मुझे समझ में आया, जैसे मैंने कहा ना कि मेहनत बेकार नहीं जाती, जो 21 की मेहनत थी मेरी 22 में काम आ गई। तो कहीं ना कहीं आपके चयन में जिन जिन लोगों का योगदान है उनके लिए कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगर मुझसे अगर कोई गलती हो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आप जो वर्डिंग्स निकालते हैं अपने मुंह से, उसके लोग अर्थ निकालते हैं। हाँ। और डिफरेंट अर्थ निकालते हैं। वो ये सोचते हैं कि अच्छा अब तो ये जो है बन गए हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, जबकि पहले भी मैं ऐसे ही बोलता था, लेकिन उसके अर्थ नहीं निकलते थे। तो आज क्या होता है कि आज मैं चाहे अपने दोस्तों से मिलूं, चाहे अपने आस पड़ोसियों से मिलूं, परिवार से मिलूं, और फैमिली मेम्बर से मिलूं, दोस्तों से मिलूं, अपने टीचर से मिलता हूं। एयरफोर्स के भी जो हमारे कलीग्स थे, उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया कि यार अब तो तुम अधिकारी हो गए, अब काहे फ़ोन करें। तो मैं खुद ही फ़ोन करता हूं उनको टाइम निकाल के। तो मैं केवल ये कहूँगा कि भैया हम जैसे थे वैसे ही है, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं। और जो अगर हमारी कोई चीज़ बुरी लगे तो आप हमें ये मान के माफ़ कर दीजिए भाई, कि बहरहाल मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता। लेकिन ये होता है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो लोग आपको एक डिफरेंट व्यू से देखते हैं। तो वो ह्यूमन नेचर है। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं 2008 में था, दिल्ली में तैयारी कर रहा था, तो हमारे साथ में एक तैयारी कर रहे थे, अभी वो IAS हैं। तो मैंने भी उनको कॉल किया, और वो बहुत बिजी थे, उन्होंने हमें एंटरटेन नहीं किया। तो पहले IPS हुए थे, फिर IAS हुए।
अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो अभी वो बिहार कैडर में है, काफ़ी उच्च पद पर है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार देखो अधिकारी हो गया यार, अब मतलब भाव ही नहीं दे रहा तो जबकि हमारा साथी बैठ के पढ़ाई करता था, तो फिर मुझे लगा अब जैसे ही सर्विस में आ गया तो मुझे लगता है कि नहीं, हो सकता है बिजी रहे हो भाई। तो ये सब रहता है। बहरहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरी कोई ऐसी चीज़ लगे तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई हमें माफ़ करें, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, मैं जैसे था वैसे हूँ। हाँ, वापस जुड़े। हाँ, वापस जुड़े। जो अभी नहीं फ़ोन करते हैं वो भी फ़ोन करें, जब खाली रहूँगा तो करूँगा। क्या गरीबों और वंचितों की सहायता करने के लिए आप नियम तोड़ सकते हैं? सिर्फ हाँ या ना, कोई डिप्लोमेटिक नहीं। हाँ। सरकारी नौकरी के 2 फायदे 2 नुकसान। सरकारी नौकरी के 2 फायदे, एक तो सम्मान है और एक आपकी अच्छी खासी सैलरी है, स्टेटस है, स्टेबिलिटी है, स्टेटस है, मेन चीज़ स्टेटस है। स्टेटस तो एसडीएम में है। हाँ, मैंने ओवरऑल सरकारी नौकरी का नहीं, ओवरऑल सरकारी नौकरी में भी स्टेटस है। अगर आप मान लीजिए आप बीडीओ भी हैं, या इवन आप डीएसओ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं, या अगर आप छोटे से आप जीवा, आपका एक बात तो है, एसडीएम का जो संगति है वो पीसीएस के इर्द गिर्द ही है। हाँ, आप वो वाली जॉब भी मानिए जो एसएससी में है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। जैसे अब मान चलिए 200 मतलब 400-500 पोस्ट आती है, तो आप सब ये मान के चलिए कि केवल एसडीएम की पोस्ट नहीं है। आप डिप्टी एसपी हो जाते हैं, सीओ हो जाते हैं, फिर आप बीडीओ हो जाते हैं, आपके अंडर में आप मान के चलिए 100 प्रधान होते हैं। तो पीसीएस में जितनी भी पोस्टें हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, चाहे जिला युवा कल्याण अधिकारी हो, चाहे समाज कल्याण अधिकारी हो, सबका अपना वैल्यू है, आप समाज में योगदान दे सकते हैं और सबका महत्व है। सर, और 2 नुकसान नहीं बताया आपने लेकिन। सरकारी नौकरी सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते हैं, और प्लस कभी कभी आपको हार्ड डिसीजन लेने के जब परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो दुख लगता है। जैसे जब आप सही काम कीजिए और फिर भी आपको हटा दिया जाए या आपको डिमोरलाइज कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उमंग आपकी कम हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, जैसे उमंग, जैसे एक आप में एक काम करने का जज्बा हो और उस जज्बे को कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाए। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा सरकारी नौकरी में ये थोड़ा सा रहता है। बहरहाल ये है कि 1-2 दिन का रहता है, 2-4 दिन का, फिर आप मोटिवेट हो जाइए, फिर से आप अपने काम में लग जाइए। चलिए, इसी के साथ ये जो है पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आप स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो सर से ज़रूर पूछें। एक्स सर्विसमैन के अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हो, जो लोग सेना में कहीं भी जो है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी कहीं के भी हों, और वो लोग भी अगर पीसीएस में आना चाहें, कोई डाउट पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि यूपी के पहले ईएक्सएम हैं जो एसडीएम वगैरह बने हुए हैं। और कोई और भी डाउट आप पूछना चाहें बीइंग ए स्टूडेंट तो भी आप पूछिए। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी, आप चलिए।